हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि का भाग 19 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले भाग मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर उसे भी देख लीजिए और इसे भी देख लीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग उपन्यास को शुरू करते हैं। उपन्यास अध्याय 19। सोफिया अपनी चिंताओं में ऐसी व्यस्त हो गई थी कि सूरदास को बिल्कुल भूल सी गई थी। उनकी फरियाद सुनकर उसका हृदय काँप उठा। उस दिन प्राणी पर इतना जोर अत्याचार, उसकी दयालु प्रकृति यह अन्याय ना सह सकी। सोचने लगी, सूरदास को इस विपत्ति से क्यों कर मुक्त करूं? उसका उद्धार कैसे हो? अगर पापा से कहूं तो हरगिज ना सुनेंगे। उन्होंने अपने कारखाने में ऐसे धुन सवार है कि वह इस विषय में मेरे मुख से एक शब्द सुनना भी पसंद ना करेंगे। बहुत सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि चलकर इंदु से प्रार्थना करूं। अगर वह राजा साहब को जोर देकर कहेगी तो संभव है राजा साहब मान जाए। पिता के विरोध करने उसे बड़ा दुख होता था, पर उसकी धार्मिक दृष्टि से दया का महत्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने पिता का हानि लाभ का कोई हस्ती ना थी। जानती थी राजा साहब दीन वात्सल्य है और उन्होंने सूरदास पर केवल मिस्टर कलक की खातिर वर्जाघात किया है। उन्हें जब ज्ञात हो जाएगा कि मैं उस काम के लिए जरा भी कृतज्ञ ना होंगी तो शायद वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ जयो ही यह बात खुलेगी, सारा घर मेरा दुश्मन हो जाएगा, पर इसकी क्या चिंता। इस भय से तो मैं अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकती। इसी हेस भेस में 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन प्रातःकाल वह इंदु से मिलने चली। सवारी किराए की थी। सोचती जाती थी कि जयो ही अंदर कदम रखूंगी, इंदु दौड़कर गले लिपट जाएगी, शिकायत करेगी कि कितने दिनों के बाद क्यों आई हो सकता है आज मुझे आने भी ना दे। वह राजा साहब को जरूर राजी कर लेगी। ना जाने पापा ने राजा साहब को कैसे चमका दिया। यही सोचते सोचते वह राजा साहब को मकान पर पहुंच गई और इंदु को खबर दी। उसे विश्वास था मुझे लेने के लिए इंदु खुद निकल जाएगी, किंतु 15 मिनट इंतजार करने के बाद एक दासी आई और उसे अंदर ले गई। सोफिया ने जाकर देखा, इंदु अपने बैठने के कमरे में दुशाला ओढ़े एक खाड़ी के सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई है। सोफिया ने कमरे में कदम रखा, तब भी इंदु की कुर्सी से ना उठी। यहाँ तक कि सोफिया ने हाथ बढ़ाया, तब भी वह रुखाई से हाथ बढ़ा देने की सिवा इंदु के मुंह कुछ ना बोली। सोफिया ने समझा इसका जी अच्छा नहीं है। बोली, सिर में दर्द है क्या? उसकी समझ में न आता था कि बीमारी के सिवा इसकी निष्ठुरता का भी कोई कारण हो सकता है। इंदु ने क्षीण स्वर से कहा, नहीं। सोफिया मनशीला स्त्री थी। इंदु ने क्षीण स्वर से कहा, कहीं अच्छी तो हूँ, पर सर्दी पाले में तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। सोफिया मानसिला स्त्री थी। दिल पर चोट सी लगी। पहला विचार तो हुआ कि उल्टे पांव वापस जाऊं, मगर यह सोचकर वह बहुत हास्यजनक बात होगी। उसकी दुस्साहस करके एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। आपसे मिले साल भर से अधिक हो गया। हाँ, मुझे कहीं आने जाने की फुर्सत कम रहती है। मड़ी याहूं के रानी साहब 1 महीने में 3 बार आ चुके हैं, एक बार भी ना जा सकी। सोफिया दिल में हंसती हुई व्यंग से बोली, जब रानियों को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता तो मैं किस गिनती में हूँ? कुछ रियासत का काम भी देखना पड़ता है? कुछ नहीं और सब कुछ। राजा साहब तो जातीय कार्यों के अवकाश ही नहीं मिलता, तो घर का कारोबार देखने भी तो कोई चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि जब इन्हीं कामों के बदौलत उनका यह सम्मान है जो बड़े से बड़े हकीमों को भी प्राप्त नहीं है, तो उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। सोफिया अभी तक ना समझ सकी थी इंदु की अप्रशंसता के कारण क्या है। बोली, आप बड़ी भाग्यशालिनी हैं कि इस तरह उनके सत्कारों में हाथ बटा सकती है। राजा साहब की सुकीर्ति आज सारे शहर में छाई हुई है, लेकिन बुरा न मानिए, कभी कभी वह भी मुँह देखी कर जाते हैं कि बड़ों के आगे छोटे का परवाह नहीं करते। शायद उनकी यह पहली शिकायत है जो मेरे कान में आई है।
हाँ, दुर्भाग्यवश यह काम मेरे ही सिर पर पड़ा। सूरदास को तो आप जानती ही हैं, राजा साहब ने अपनी ज़मीन पापा को दे दी है। बेचारा आजकल गली गली दुहाई देता फिरता है। पिता के विरुद्ध एक शब्द भी मुँह से निकालने मेरे लिए लज्जास्पद है। यह समझती हूँ, फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस मौके पर राजा साहब को एक दिन प्राणी पर ज़्यादा दया करनी थी। इंदु ने सोफिया को प्रश्नसूचक नेत्रों से देखकर कहा, आजकल पिता से भी अनबन है क्या? सोफिया ने गर्व से कहा, न्याय और कर्तव्य के सामने पिता पुत्र या पति के पक्षपात ना किया जाए तो कोई लज्जा की बात नहीं है। तो तुम्हें पहले अपने पिता ही के सत्मार्ग पर लाना चाहिए था। राजा साहब ने जो कुछ किया तुम्हारी खातिर किया और तुम ही उन पर इल्जाम रखती हो। कितने शौक से की बात है। उन्हें मिस्टर सेवक, मिस्टर क्लर्क या संसार के किसी अन्य व्यक्ति से दबने की जरूरत नहीं है, किंतु इस अवसर पर उन्होंने तुम्हारे पापा के पक्ष न लिया होता तो शायद सबसे पहले तुम्हें उन पर कृतज्ञता का दोषारोपण करती। सूरदास पर यह अन्याय इसीलिए किया गया था कि तुमने एक संकट में विनय की रक्षा की है और तुम अपने पिता की बेटी हो। सोफिया ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला गई। बोली, अगर मैं जानती कि मेरी उस क्षुद्र सेवा का यूं प्रतिकार किया जाएगा तो शायद विनय सिंह के समीप ना जाती। क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई कि आपके पास यह शिकायत लेकर आई। सुना करती थी अमीरों की अस्थिरता नहीं होती। हाँ, इसका प्रमाण मिल गया। लीजिए, जाती हूँ, मगर इतना कह देती हूँ, चाहे पापा मेरा मुंह देखना भी पाप समझे, मैं इस विषय पे कदापि चुप ना बैठूंगी। इंदु कुछ नरम होकर बोली, आखिर तुम राजा साहब को क्या चाहती हो? क्या ऐश्वर्य पाकर बुद्धि भी मंद हो जाती है? मैं प्यादे के वजीर नहीं बनी हूँ। खेद है आपने अब तक मेरा आशय नहीं समझा। खेद करने से जो बात समझ में ना आएगी। मैं चाहती हूँ कि सूरदास का जमीन उसे लौटा दिया जाए। तुम्हें मालूम है कि उसने राजा साहब का कितना अपमान होगा। अपमान अन्याय से अच्छा है, यह भी जानती हो कि जो कुछ हुआ तुम्हारे मिस्टर क्लर्क के प्रेरणा से हुआ। यह तो नहीं जानती क्योंकि इस विषय में मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जानती थी तो राजा साहब की मान हानि के विचार से पहले राजा साहब भी अनुनय विनय करना उचित समझती। अपनी भूल अपने ही हाथों सुधार जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। इंदु को चोट लगी, समझा यह मुझे धमकी दे रही है। मिस्टर क्लर्क के अधिकार का इतना अभिमान तनकर बोली, मैं नहीं समझती कि किसी राज्याधिकारी को बोर्ड के फैसले में भी दखल देने का मजाज है, और चाहे एक दिन अंधों पर अत्याचार ही क्यों न करना पड़े, राजा साहब अपने फैसलों पर बहाल करने के लिए कोई बात ना उठा रखेंगे। एक राजा का सम्मान का शुद्ध न्याय से कहीं ज़्यादा महत्व का वस्तु है। सोफिया ने प्रस्तुत होकर कहा, इसी क्षुद्र न्याय के लिए सत्यवादी पुरुषों का सिर कटवा दिया जाए। इंदु ने कुर्सी की बाह से हाथ पकड़कर कहा, न्याय का स्वांग भरने का युग अब नहीं रहा। सोफिया ने कुछ उत्तर ना दिया, उठ खड़ी हुई और बोली, इस कष्ट के लिए क्षमा कीजिए। इंदु एक गिट्ठी की आग उकसाने लगी। सोफिया की आंख झुक उठाकर भी ना देखा। सोफिया वहाँ से चली तो इंदु को दुर्व्यवहार से उसका कोमल हृदय विदीर्ण हो रहा था। सोचती थी कि वह हंसमुख, प्रसन्न, चिंता विनोदशील इंदु कहाँ है? क्या इस ऐश्वर्य मानव प्रकृति को भी दूषित कर देता है? मैंने तो आज तक कभी उसको दिल दुखाने वाली बात नहीं की। क्या मैं ही कुछ और हो गई हूँ या वही कुछ और हो गई है? उससे मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती। बात करना तो दूर, उल्टे और गालियाँ सुनाई। मैं इस पर कितना विश्वास करती थी, समझती थी देवी है। आज इसका यथार्थ स्वरूप दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इसके ऐश्वर्य के सामने क्यों सिर झुकाऊं? इसके आकरण निष्प्रयोजन ही मेरा अपमान किया। शायद रानी जी ने इसके कान भरे हो, लेकिन सजनता की भी कोई चीज़ है। सोफिया ने उसे क्षण इसी अपमान का पूरा, बल्कि पूरे से ज़्यादा बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने यह विचार किया, संभव है इस समय किसी कारण उसका मन खीन हो रहा हो अथवा किसी दुर्घटना ने उसे असमंजस में डाल रखा हो। उसने तो सोचा इसी अब
डरता। ऐसी दुर्जनता के लिए तरुण से तरुण मानसिक कष्ट, बड़ी से बड़ी आर्थिक क्षति, तीव्र से तीव्र शारीरिक व्यथा का ऊर्जा भी कभी नहीं। इसने मुझे चुनौती दी है, स्वीकार करती हूँ। इसे अपनी रियासत का घमंड है। मैं दिखा दूंगी कि यह सूर्य का प्रकाश स्वयं प्रकाश नहीं, चांद की पराधीन ज्योति है। इसे मालूम हो जाएगा कि राजा और राइस सब के सब शासनाधिकारियों के हाथों का खिलौना है, जिन्हें वे अपनी इच्छा के अनुसार बिगड़ाते रहते हैं। दूसरे ही दिन से सोफिया ने अपनी कपट लीला प्रारंभ कर दी। मिस्टर कलंक से उसका प्रेम बढ़ने लगा। थ्रेस के हाथों की कठपुतली बन गई। अब उसकी प्रेम मधुर बातें सिर झुकाकर सुनती, उनकी गर्दन में बाहें डालकर करती। तुमसे प्रेम करना किसने सीखा? दोनों अब निरंतर साथ नजर आते। सोफिया दफ्तर से साहब का गला न छोड़ती, बार बार चिट्ठियाँ लिखती, जल्द आओ, मैं तुम्हारी बाट जो रही हूँ। और यह सारा अभिनय पूर्वक केवल इसीलिए था कि इंदु का अपमान का बदला लूं। न्याय रक्षा का अब उसे लेस मात्र ध्यान न था। केवल इंदु का दर्प मर्दनन करना चाहती थी। एक दिन वह मिस्टर कलक को पांडेपुर की तरफ सैर कराने ले गई। जब मोटर गोदाम के सामने से होकर गुजरी तो ईंट और कंकड़ के ढेरों की ओर संकेत करके कहा, पापा बड़ी तत्परता के काम कर रहे हैं। कलर्क, हाँ, मुस्तैद आदमी है। मुझे तो उसकी शर्मशीलता पर रहा होती है। सोफी, पापा ने धर्म अधर्म का विचार नहीं किया। कोई माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगी कि अंधों के साथ अन्याय हुआ। कलर्क, हाँ, अन्याय तो हुआ। मेरी तो बिल्कुल इच्छा न थी। सोफी, तो आपने क्यों नहीं अस्वीकृति दी? कलर्क, क्या करता? सोफी अस्वीकार कर देते। साफ लिख देना चाहिए था, इस काम के लिए किसी की जमीन नहीं जब्त की जा सकती। कलर्क, तुम नाराज हो जाती। सोफी, कदापि नहीं, आपने शायद मुझे अब तक नहीं पहचाना। कलर्क, तुम्हारे पापा जरूर ही नाराज हो जाते। सोफी, मैं और पापा एक नहीं हैं। मेरे और उसके आचार व्यवहार की दिशाओं का अंतर है। कलर्क, इतनी बुद्धि होती तो अब तक तुम्हें कब का पा गया होता। मैं तुम्हारे स्वभाव का विचारों से परिचित न था, समझा। शायद यह अनुमति मेरे लिए हितकर हो। सोफी, सारांश यह है कि मैं इस अन्याय का जड़ हूँ। राजा साहब ने मुझे प्रसन्न करने के लिए बोर्ड में यह प्रस्ताव रखा। आपने भी मुझी को प्रसन्न करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। आप लोगों ने मेरी चिट्ठी को खराब कर दी। कलर्क, मेरा सिद्धांत को तुम परिचलित हो। मैंने अपने बहुत जब्र करके यह प्रस्ताव किया था। सोफी, अपने ऊपर जब्र नहीं किया है, मेरे ऊपर किया है, और उसका पश्चात भी करना पड़ेगा। कलर्क, मैं न जानता था कि तुम इतनी न्यायप्रिय हो। सोफी, मेरी तरफ से इस पाप का प्रायश्चित न होगा। कलर्क, मैं अंधों को किसी दूसरे गांव में इतनी ही जमीन दिला दूं? सोफिया, क्या उसी की जमीन उसे नहीं लौटाई जा सकती? कलर्क, कठिन है। सोफिया, असंभव तो नहीं है। कलर्क, असंभव से कुछ ही कम है। सोफिया, तो मैं समझ गई, असंभव नहीं है। आपको यह प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। कल ही उस प्रस्ताव को मनसूख कर दीजिए। कलर्क, प्रिय, तुम्हें मालूम नहीं इसका क्या परिणाम होगा। सोफिया, मुझे इसकी चिंता नहीं। पापा को बुरा लगेगा, लगे। राजा साहब का अपमान होगा, हो। मैं किसी के लाभ या सम्मान का रक्षा के लिए अपने ऊपर पाप का भार क्यों लूं? क्यों ईश्वरीय दंड की भागनी बनूं? आप लोगों ने मेरी इच्छा के विरोध मेरे सिर का एक महान पातक का बोझ रख दिया है। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। आपको अंधों की जमीन वापस करनी पड़ेगी। ये बातें हो रही थी कि सेहत ताहिर अली की सोफिया के मोटर पर बैठे जाते देखा। वह तुरंत आकर सामने खड़े हो गए और सलाम किया। सोफी ने मोटर रोक दी और पूछा, कहिए मुंशी जी, इमारत बनने लगी? ताहिर, जी हाँ, कल ताल बेल पड़ेगी। तब मुझे यह बेल मुंडे चढ़ती नहीं नजर आती। सोफिया, क्यों? क्या कोई वारदात हो गई? ताहिर, हुजूर, जब से उस अंधे को शहर में फरियाद शुरू की है, तब से अजीब मुसीबतों का सामना हो गया है।
मोहल्ले वाले अब यही बोलते, लेकिन शहर के सोहदे चोचले रोजाना आकर मुझे धमकियाँ देते हैं। कोई घर में आकर आग लगाने का आमादा होता है, कोई लूटने को दौड़ता है, कोई मुझे कत्ल करने की धमकी देता है। आज सुबह कई 100 आदमी लाठियाँ लिए आ गए और गोदाम को घेर लिया। कुछ और सीमेंट और चूने की ढेरों को बिखरने लगे। कई आदमी पत्थर की सीलों को तोड़ने लगे। मैं तन्हा क्या कर सकता था। यहाँ मजदूर खौफ के मारे जान लेकर भागे। कयामत का सामना था। मालूम होता था जब आन की आन की महसब बप्पा हो जाएगा। दरवाज़ा बंद किए बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था कि किसी तरह हंगामा फिरी हो, बारे दुआ काबुल हो। उसी वक्त अंधा नचाने की दर से आ निकला और बिजली की तरह कड़क कर बोला, तुम लोग ये उद्यम मचाकर मुझे क्यों कलंक लगा रहे हो? आग लगाने से मेरे दिल का आग ना बुझेगी, लहू बहाने से मेरा चिंता शांत ना होगा। आप लोग की दुआ से ये आग और जलन मिटेगी। परमात्मा से कहिए मेरा दुख मिटाए। भगवान की विनती कीजिए मेरा संकट हरे। जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है उनके दिल पर दया धर्म जागे। बस मैं आप लोगों से हट जाए, आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता। इतना सुनते ही कुछ लोग हट गए, मगर कितने ही आदमी बिगड़कर बोले, तुम देवता हो तो बने रहो, हम देवता नहीं हैं। हम तो जैसे के साथ तैसा करेंगे, उन्हें भी गरीबी का जुल्म करने का मजा मिल जाए। यह कहकर वे लोग पत्थरों को उठा उठाकर पटकने लगे। तब से अंधों ने वह काम किया जो औलिया भी ना कर सकते थे। हुजूर, मुझे तो कामिल यकीन हो गया है कि कोई फरिश्ता है। उसकी बातें अभी तक कान में गूंज रही है, उसकी तस्वीर अभी तक आँख में खींची हुई है। उसने ज़मीन का एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और उसके अपने माथे के सामने रखकर बोला, अगर तुम लोग अभी भी मेरी विनती ना सुनोगे तो इसी दम पर इस पत्थर से सिर टकराकर जान दे दूंगा। मुझे मर जाना मंजूर है, पर यह घोर अंधोर नहीं देखा जा सकता। उसने मुंह पे इन बातों को निकालना था कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था वहीं भूत बन गया। जरा देर में लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे और कई घंटे से सारा मजमा गायब हो गया। सूरदास उठा और लाठी टेकता हुआ जिधर से आया उसी तरफ चला गया। हुजूर, मुझे तो पूरा यकीन है वह इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। सोफी उसे किसी से इन दुष्टों से आने की खबर मिल गई होगी। ताहिर हुजूर, मेरा तो कयास है कि उसे इज कैब है। सोफी मुस्कुराकर अपने पापा को इम्तिना नहीं दी। ताहिर हुजूर, तब से मौका ही नहीं मिला। खुद बाल बच्चों का तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। आदमी सब पहले ही भाग गए थे। इसी फिक्र में खड़ा था। हुजूर की मोटर नजर आई। कलर के ये अंधा जरूर कोई असाधारण पुरुष है। सोफी, तुम उसने 2-4 बातें करके देखो। उसने आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार सुनकर चकित हो जाओगी। साधु भी है और दार्शनिक भी। कहीं हम उसके विचार और व्यवहार में ला सकते तो निश्चय ही संसार जीवन सुखमय हो जाता। जलील है, बिल्कुल निरक्षर, लेकिन उसका एक एक वाक्य विद्वानों से बड़े बड़े ग्रंथों पर भारी है। मोटर चली तो सोफी बोली, आप लोग ऐसे साधु जनों पर भी अन्याय करने का बाज नहीं आते। जो आप शत्रुओं पर एक कंकड़ भी उठाकर नहीं फेंकता। प्रभु मसीह में भी तो यही गुणवान सर्वप्रधान था। कलर के प्रिय, अब लज्जित ना करो, उसका प्रायश्चित निश्चय होगा। सोफी, राजा साहब इसका घोर विरोध करेंगे। क्लर्क, थू, उसमें इतना नैतिक साहस नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं हमारा रुख देखकर करते हैं, इस वजह से उन्हें कभी असफलता नहीं होती। हाँ, उसमें यह विशेष गुण है कि वह हमारे प्रस्तावों को रूपांतर करके अपना काम बना लेते हैं और उन्हें जनता के सामने ऐसी चतुरता की उत्पत्ति करते हैं कि लोग की दृष्टि से उसका सम्मान बढ़ जाता है। हिंदुस्तानी राजसों और राजनीतियों में आत्मविश्वास का बड़ा अभाव होता है। वे हमारी सहायता से वह कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, पर हमारी सहायता से बिना कुछ कहे नहीं कर सकते। मोटर शीघ्र आ पहुंची। सोफिया उतर पड़ी। क्लर्क ने उसे प्रेम की दृष्टि से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। 26 अरावली की हरी भरी झूमती हुई पहाड़ियों के दामन
में जसवंत नगर यूं सहन आ रहा था जैसे बालक माता के गोद में माता के स्तन से दूध की धारें प्रेमोद्धार की बिगल उमड़ती मीठे स्वरों की गाती निकलती थी है और बालक के नन्हे से मुख में ना समाकर नीचे बह जाती है। प्राप्त के स्वर्ग किरणों से नहाकर माता का स्नेह सुंदर गीत निखर गया है और बालक भी आंचल के मुंह निकालकर माता के सने परवलित मुख की ओर देखता है, हुक मारता है और मुस्कुराता है, पर माता बार बार उन्हें आंचल में ढक लेती है कि कहीं उसे नजर न लग जाए। सहसा तोप की छूटने का कर्ण कोटु ध्वनि सुनाई दी। माता का हृदय कांप उठा, बालक गोद में चिमटा गया। फिर वही भयानक ध्वनि, माँ दहल उठी, बालक चिमट गया। फिर तो लगातार तोपें छूटने लगी। माता का मुख में आकाश का बादल छा गए। आज रियासत के नए पॉलिटिकल एजेंट यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं का अभिवादन में सलामियाँ उतरी जा रही है। मिस्टर क्लर्क और सोफिया को यहाँ आए 1 महीने गुजर गया। जमींदारों से मुलाकात और दावतों नजराना में इतना अवकाश ही ना मिला कि आपस में कुछ बातचीत हो। सोफिया बार बार विनय सिंह का जिक्र करना चाहती थी, पर ना तो उसे मौका ही मिलता था, ना उससे सोचता ही जैसे कोई जिक्र छोड़े। आखिर जब पूरा महीना खत्म हो गया तो एक दिन उसने क्लर्क से कहा, इस दावतों का तांता तो लगा ही रहेगा और बरसात बीती जा रही है, अब यहाँ से जी नहीं लगता। जरा पहाड़ी प्रांतों में सैर करनी चाहिए, पहाड़ियों में खूब बहार होगी। क्लर्क भी सहमत हो गए। 1 सप्ताह में दोनों रियासतों सैर कर निकल रहे थे। रियासत के दीवान सरदार नीलकंठ राव के साथ है, जहाँ ये लोग पहुँचते ही बड़ी धूमधाम से स्वागत होता है। सलामियाँ उतरी जाती है, मात्र पात्र मिलते हैं, मुख्य स्थानों की सैर कराई जाती है, पाठशालाओं, चिकित्सालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है। सोफिया ने जेल खानों का निरीक्षण का बहुत शौक था। वह बड़े ध्यान से कैदियों को, अपने भोजनालय को, जेल के नियमों को देखती है और कैद खानों में सुधार के लिए कर्मचारी को विशेष आग्रह करती है। आज तक कभी इन अभागों की ओर से एजेंट ने ध्यान ही ना दिया था। उसकी दशा शोचनीय थी। मनुष्य ने ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसका कल्पनीय ही उसके लिए रोमांस हो जाता है, पर सोफिया ने अविरल प्रयत्न से उसका दशा सुधारने लगी है। आज जसवंत नगर के मेजबानों की सेवा सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह सारा कस्बा अर्थात वहाँ के राज कर्मचारी पागडंडियों बांधो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। किसी ने होश हवास ठिकाने नहीं है, जैसे नींद में किसी से भेड़ियों का सौपन देखा हो। बाजार कर्मचारियों से सुसज्जित कराए हैं। जेल के कैदियों और शहर के चौकीदारों ने कूलियों और मजदूरों का काम किया है। बस्ती का कोई प्राणी बिना अपना परिचय दिए हुए सड़कों पर नहीं आने पाता। नगर के किसी मनुष्य ने इस स्वागत का भाग नहीं लिया है और रियासत ने उसकी उदासीनता का यह उतार दिया है। सड़कों के दोनों तरफ सशस्त्र सपाटियों की सफे खड़े कर दी गई है कि प्रजा की अशांति पर कोई चित भी ना नजर आने पाए। सभाएं करने की मनाही कर दी गई है। संध्या हो गई है, जुलूस निकला। पैदल और सवार आगे आगे थे। फौजी बाजे बज जा रहे थे। सड़कों की रोशनी हो रही थी, पर मकान में छतों पर अंधकार छाया हुआ था। फूलों की वर्षा हो रही थी, पर शतों से नहीं। सिपाहियों के हाथों से सौंपी सब कुछ समझती थी, पर क्लर्क की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। असीम ऐश्वर्य से उसकी बुद्धि भ्रांत कर दिया है। कर्मचारी सब कुछ कर सकते हैं, पर भक्ति पर उसका बस नहीं होता। नगर में कहीं आंदोलन का शीत नहीं है, सिपाया सा छाया हुआ है। न पग पग पर ध्वनि जय ध्वनि है और न मरनी आरती उतरने आती है, न कहीं गाना बजाना है। मानो किसी पुत्र शोकमग्न माता का सामने बिहार चल रहा है हो। कस्बे का गत करके सोफी क्लर्क, सरदार नीलकंठ और 1-2 उच्च कर्मचारी तो राजभवन में आकर बैठे और लोग विदा हो गए। मेज पर चाय लाई गई। क्लर्क ने बोतल से शराब उखेड़ी तो सरदार साहब उन्हीं का दुर्गंधा में घिरना थी। खिसक कर सोफिया के पास आ बैठे और बोले, जसवंत नगर में आपको कैसा पसंद आया?
सोफिया बहुत ही रमणीय स्थान है। पहाड़ों का दृश्य अत्यंत मनोहर है। शायद कश्मीर के सिवा ऐसी प्राकृतिक शोभा और कहीं नहीं होगी। नगर का सफाई से चिंता प्रसन्न हो गया। मेरा तो जी चाहता है यहाँ कुछ दिनों रहूं। नीलकंठ धरे एक दो दिन तो पुलिस और सेना का बल से नगर को शांत रखा जा सकता है, पर महीनों तो महीने किसी तरह नहीं, असंभव है। कहीं ये लोग यहाँ जम गए तो नगर का यथार्थ स्थिति अवश्य ही प्रकट हो जाएगी। न जाने उसका क्या परिणाम हो। बोले, यहाँ का ब्रह्मछटा के धोखे में न आइए। जलवायु बहुत खराब है। आगे आपको इससे कई सुंदर स्थान मिलेगी। सोफिया, कुछ भी हो, मैं यहाँ 2 हफ्ते अवश्य ठहरूंगी। क्यों विलियम, तुम्हें यहाँ से जाने का कोई जल्दी तो नहीं है? क्लर्क, तुम यहाँ रहो, मैं दफन होने को तैयार हूँ। सोफिया, लीजिए। सरदार साहब, विलियम को कोई आपत्ति नहीं है। सोफिया को सरदार साहब का दिख करने में बड़ा मजा आता था। नीलकंठ, फिर भी मैं आपसे यही अर्ज करूँगा कि जयवंत नगर बहुत अच्छी जगह नहीं है। जलवायु की विषमता के अतिरिक्त यहाँ प्रजा में अशांति के बीच अंकुरित हो गए हैं। सोफिया, तब तो हमारा यहाँ रहना और भी आवश्यक है। मैंने किसी रियासत की शिकायत नहीं सुनी। गवर्नमेंट की शिकायत तो आंतरिक स्वाधीनता प्रदान की है नहीं है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि रियासत में अराजकता के कीटाणुओं का से जाने दिया जाए। इसका उत्तरदायित्व अधिकारियों घर है, पर गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह इस अवसावधानी का संतोषजनक उद्धार मांगे। सरदार साहब के हाथ पांव फूल गए। सोफिया से उन्होंने यह बात निस्संदेह होकर कही थी। उसकी विनयशीलता से उन्होंने समझ लिया था कि मेरी नज़रभेद ने अपना काम कर दिखाया। यह फटकार पड़ी तो आंखें चौंधिया गई। कतार स्वर्ग में बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यथापि रियासत पर इस स्थिति का उत्तरदायित्व है। हमने यथासंभव इससे रोकने की चेष्टा की और अब भी कर रहे हैं। यह बीज उस दिशा से आया जिधर से उसके आने की संभावना न थी। या यूँ कहिए कि 20 बिंदु सुनहरे पात्रों में लाए गए। बनारसी के राजकुमार भारत शाह के स्वयंसेवक ने कुछ ऐसे कौशल का काम किया कि हमें खबर तक ना हुई। डाकुओं के धान की रक्षा की जा सकती है, पर साधुओं से नहीं। सेवकों से सेवा की आड़ में यहाँ की मूर्ख प्रजा पर ऐसे मंत्रा फूके कि उन मंत्रों को उखाड़ने में रियासतों की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषतः कुंवर साहब का पुत्र अत्यंत कुटिल प्रकृति का है। उसने इस प्रांत में अपने विद्रोहात्मक विचारों का यहाँ तक प्रचार किया कि इसे विद्रोहियों का अखाड़ा बना दिया। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू होता था जो प्रजा प्यासों की भांति उसकी ओर दौड़ती थी। उनके साधु भेष, उसके सरल निष्पेष जीवन, उसकी मृदुल सहृदयता और सबसे अधिक उसके देवोपन स्वरूप ने बड़े छोटे बड़े सभी पर वशीकरण सा कर दिया था। रियासत को बड़ी चिंता हुई। हम लोगों की नींद हराम हो गई। प्रतिक्षण विद्रोह की आग भड़क उठने की आशंका होती थी। यहाँ तक कि हमें सदर की सैनिक सहायता भेजनी पड़ी। विनय सिंह तो किसी तरह गिरफ्तार हो गया, पर उसके अन्य सहयोगी अभी तक इलाके में छिपे हुए प्रजा को उत्तेजित कर रहे हैं। कई बार यहाँ सरकारी खजाना लूट चुका है। कई बार विनय को जेल से निकाल ले जाने की दुष्प्रयत्न कर चुका है और कर्मचारियों को नित प्राणों की शंका बनी रहती है। मुझे बेबस होकर हमसे यह वृत्तांत कहना पड़ा। मैं आपको यहाँ ठहरने की कदापि राय न दूंगा। अब आप स्वयं समझ सकती हैं कि हम लोग ने जो कुछ किया उसके सेवा में क्या कर सकते थे। सोफिया ने बड़ी चिंता भाव से कहा, दशा उससे ये कहीं भयानक है जितना मैं समझती थी। इस अवस्था में विलियम का यहाँ पे जाकर कर्तव्य का विरोध होगा। वह यहाँ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होकर आए हैं, केवल सैर सपाटे करने के लिए नहीं। क्यों विलियम, तुम्हें यहाँ रहने की कोई आपत्ति तो नहीं है? यहाँ की रिपोर्ट भी तो करनी होगी। क्लर्क ने एक चुस्की लेकर कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं नरक में स्वर्ग का सुख ले सकता हूँ। यहाँ रिपोर्ट लिखाना वह तुम्हारा काम है। नीलकंठ, मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि रियासत को संभालने के लिए कुछ और समय दीजिए। अभी रिपोर्ट करना हमारे लिए घातक होगा। इधर तो यह अभिनय हो रहा था। सोफिया प्रभुत्व का सिंहासन पर विराजमान थी। ऐश्वर्य चावल हिलाता था। अष्टसिद्धि हाथों बांधों खड़ी थी। उधर विनय अपनी जाति एक
खोरी काल कोठरी में मयान की चुपचाप बैठा हुआ नारी जाति की निष्ठुरता और असह्यता पर रो रहा था। अन्य कैदी अपने अपने कमरे साफ कर रहे थे। उन्हें कल नए कंबल और नए कुर्ते दिए गए थे, जो रियासत की एक नई घटना थी। जेल कर्मचारी कैदियों को पढ़ा रहे थे। मेम साहब पूछे, तुम्हें क्या शिकायत है? तो सब लोग एक स्वर्ग में कहा, हुजूर के प्रताप से हम बहुत सुखी हैं और हुजूर के जाल माल के खैर मनाते हैं। पूछे क्या चाहते हैं? तो कहना, हुजूर के दिनों दिन उन्नति हो, इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। खबरदार जो किसी के ऊपर सिर उठाया तो कोई बात मुंह से निकाली, खाल उधेड़ ली जाएगी। कैदी फूले न समाते थे। आज मेम साहब की आमद की खुशी में मिठाई मिलेगी, एक दिन की छुट्टी होगी। भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। हम अभागों में इतनी दया करती है, किंतु विनय के कमरे में अभी तक सफाई नहीं हुई। नया कंबल पड़ा हुआ है, छुआ तक नहीं गया। कुर्ता जयो का तयो तह किया हुआ रखा गया। वो अपना पुराना कुर्ता ही पहने हुए है। उसके शरीर में एक एक रोम से, मस्तिष्क में एक एक अणु से, हृदय की एक एक गति यही आवाज़ आ रही है, सोफिया। उसके सामने क्यों कर जाऊंगा? उसने सोचना शुरू किया कि सोफिया क्यों आ रही है। क्या मेरा अपमान करना चाहती है? सोफी जो दया और प्रेम का सजीव मूर्ति थी, क्या वह मुझे कलर के सामने बुलाकर पैरों में कुचलना चाहती है? इतनी निर्दयता और मुझ जैसे अभागे पर, जो आप ही दिनों में रो रहा है? नहीं, वो इतनी वर्ज हृदय नहीं है। उसका हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता। वह सब मिस्टर कलर की शरारत है। वह मुझे सोफी के सामने लज्जित करना चाहते हैं, पर मैं उन्हें अवसर ना दूंगा। मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। मुझे बुलाने ले जाए, जिसका जी चाहे। क्यों बहाना करूं? क्या बहाना करूं? मैं बीमार हूं, साफ कर दूंगा। मैं वहां नहीं जाना चाहता। अगर जेल के ये नियम है तो हुआ करे। मुझे ऐसे नियम का परवाह नहीं, जो बिल्कुल निरपराध है। सुनता है दोनों यहाँ एक सप्ताह तक रहना चाहते हैं। क्या प्रजा के फीस ही डालेंगे? अब तो ऐसे मुश्किल के हाथों आदमी बच ही रहे होंगे, सैकड़ों निकल गए, सैकड़ों जेल में ठूस दिए गए। क्या इस कब्जे में बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? सहसा जेल का दरोगा आकर ककर स्वर्ग में बोला, तुमने सब कमरे की सफाई नहीं की? अरे तुमने तो अभी तक कुर्ता भी नहीं बदला, कंबल तक नहीं बिछाया। तुम्हें हुक्म मिला या नहीं? बिना हुक्म तो मिला, मैंने उसका पालन करना अवश्य नहीं समझा। दरोगा ने उसे और गर्म होकर कहा, इसका यही नतीजा होगा कि तुम्हारे साथ भी और कैदिया का भी सुलूक किया जाए। हम तुम्हारे साथ अब तक सफारत का बर्ताव करते आए हैं, इसीलिए कि तुम एक प्रतिष्ठित राष्ट्र के लड़के हो और यहाँ विदेश में आ पड़े हो। पर मैं शरारत नहीं बर्दाश्त कर सकता। विनय, यह बतलाइए कि मुझे पॉलिटिकल एजेंट्स के सामने तो ना जाना पड़ेगा? दरोगा, और यह कंबल और कुर्ता इस किस लिए दिया जा रहा है? कभी तो भी किसी ने यहाँ नया कंबल पाया है? तुम लोगों का तो भाग खुल गए। विनय, अगर आप मुझ पर इतनी रियासत करें कि मुझे साहब के सामने जाने पर मजबूर ना करे, तो मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूँ। दरोगा, कैसे बेसिर पैर जैसी बातें करते हो जी? मेरा कोई अधिकार है? तुम्हें जाना पड़ेगा। विनय ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगा। किसी दूसरे अवसर का दरोगा जी शायद जमे से बाहर हो जाते तो आज कैदियों को खुश रहना जरूरी था। बोले, मगर भाई, यह रियासत करना मेरी शक्ति से बाहर है। मुझ पर न जाने क्या आफत आ जाए। सरकार साहब मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। मेम साहब की जेलों को देखने में धानु है। बड़े साहब तो कर्मचारी के दुश्मन हैं, मेम साहब उससे भी बढ़ चढ़कर है। सच पूछो तो जो कुछ है वह मेम साहब ही है। साहब तो उसके इशारे का गुलाम है। कहीं वह बिगड़ गई तो तुम्हारी मिदाद की दूनी हो जाएगी, हम भी पीस जाएंगे। विनय, मालूम होता है मेम साहब का बड़ा दबाव है। दरोगा, दबाव? अजी, यह कहो कि मेम साहब ही पॉलिटिकल एजेंट है। साहब तो केवल हस्ताक्षर करने भर का है। नज़र भेंट सब मेम साहब के हाथों से ही की जाती है। विनय, आप मेरे साथ इतनी रियासत कीजिए कि मुझे उसके सामने जाने के लिए मजबूर ना कीजिए। इतने कैदियों में एक आदमी की कमी जान ही ना पड़ेगी। हाँ, अगर वह मुझे नाम लेकर बुलाएगी तो मैं चला जाऊंगा। दरोगा साहब मुझे जिंदा निगल जाएंगे, मगर विनय करना आपको यही पड़ेगा कि मैं आपको खुशी से या कदापि ना जाऊंगा। दरोगा, मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे दिख मत करो। मैंने इसी जेल में बड़ों बड़ों की गर्दन ढीली कर दी है। विनय, आपने तो कोसने का भी अधिकार नहीं है। पर आप जानते हैं मैं जब्र के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूँ। दरोगा, भाई, मुझे विचित्र प्राणी हो
जी हाँ, उसने हुक्म का सारा शहर खाली कराया जा रहा है और फिर भी अपनी जिद किए जाते हो। लेकिन तुम्हें अपनी जान भारी है तो मुझे अपनी जान भारी नहीं है। विनय, क्या शहर खाली कराया जा रहा है? यह क्यों? दरोगा, मेम साहब का हुक्म है। और क्या, जसवंत नगर पर उसका कोप है। जब से उन्होंने यहाँ का वारदातें सुनी है मिजाज बिगड़ गया है। उनका बस चले तो वह खुदवाकर फेंक दें। हुक्म किया हुआ है कि 1 सप्ताह तक कोई जवान आदमी कस्बे में ना रहने पाए। भय है कि कहीं उपद्रव न हो जाए। सदर का मदद मांगी गई है। दरोगा ने स्थिति में इतना बढ़कर बयान किया। उसका उद्देश्य विनय सिंह पर प्रभाव डालना था और उसका उद्देश्य पूरा हो गया। विनय सिंह की चिंता हुई कि कहीं मेरी अवरुद्धा का क्रोध होकर अपराधियों ने मुझे और भी अत्याचार करने के शुरू किए और जनता को यह खबर मिली तो वह बिगड़ खड़ी होगी और उस दशा में उन हत्यारों के पाप की भागी ठहराऊंगा। कौन जाने मेरे पीछे मेरे सहयोगियों ने लोगों को और भी उभार रखा हो। उसमें उद्दंड प्रकृति के युवकों की कमी नहीं है। नहीं, हालत नाजुक है। मुझे इस वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए। दरोगा ने पूछा, मेम साहब यहाँ किस वक्त आएगी? दरोगा, उसके आने का कोई ठीक समय थोड़ी ही है। धोखा देकर किसी ऐसे वक्त आ पहुँचेगी जब हम लोग गालिब पड़े होंगे। इसी से तो कहता हूँ, कमरे की सफाई घटा लो, कपड़े बदल लो। कौन जाने आज ही आ जाए। विनय, अच्छी बात है, आप जो कुछ कहते हैं सब कर लूँगा। अब आप निश्चित हो जाएं। दरोगा, सलामी के वक्त आने से इनकार तो ना करेंगे? विनय जी, नहीं, आप मुझे सबसे पहले आंगन में मौजूद पाएंगे। दरोगा, मेरी शिकायत तो ना करेंगे? विनय सिंह, शिकायत करना मेरी आदत नहीं, इसे आप खूब जानते हैं। दरोगा चला गया। अंगोरा हो चला था। विनय ने अपने कमरे में झाड़ू लगाई, कमरे बदले, कंबल बिछा दिया और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे किसी की दृष्टि उसकी ओर आकृष्ट हो। वह अपनी निष्पेक्षता में हुक्म के संदेशों से दूर कर देना चाहते थे। भोजन का समय आ गया पर मिस्टर कलक का पदार्पण न किया। अंत में निराश होकर दरोगा ने जेल के द्वार बंद कराए और कैदियों को विश्राम करने का हुक्म दिया। विनय लेटे तो सोचने लगे, सोफी का यह रूपांतर क्यों कर हो गया? वही लज्जा और विनय की मूर्ति, वही सेवा का त्याग और प्रतिमा आज निष्कुंठता की देवी बनी हुई है। उनका हृदय कितना कोमल था, कितना दयाशील, उसके मनोभाव कितना उच्च और पवित्र थे, उनका स्वभाव कितना सरल था। उनकी एक एक दृष्टि हृदय पर कालिदास का एक एक उपमा सी चोट करती थी। उनके मुंह से जो शब्द निकलता था वह दीपक की ज्योति की भांति चिंता का आलोकित कर देते थे। ऐसा मालूम होता था कि केवल पुष्प सुगंधा से उसकी सृष्टि हुई है। कितना निष्पट निर्दय हो गई है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कोई तूफान आने वाला है। आज जेल के आंगन में दरोगा के जानवर ना बंधे थे, न बरामदों में घास के ढेरे थे। आज किसी कैदी ने जेल कर्मचारियों के जूठे बर्तन नहीं मांजने पड़े, किसी के सिपाहियों की चंपी नहीं की। जेल के डॉक्टर की बुढ़िया महरी आज कैदियों की गालियाँ नहीं दे रही थी और दफ्तर में कैदियों से मिलने वाला संबंधियों के नजराने का बाट खारा ना होता था। कमरों के दीपक थे, दरवाजे खुले रखे गए थे। विनय का मन में प्रश्न उठा, क्यों न भाग चलो? मेरे समझने में कदाचित लोग शांत हो जाए। सदर सेना आ रही है, जरा सी बात पे विलम्ब हो सकता है। यदि मैं शांति स्थापना करके में सफल हुआ तो वह मेरे साथ अपराध का प्रायश्चित होगा। उन्होंने दबी हुई नजरों से जेल की ऊंची दीवारों को देखा। कमरे के बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़ी। किसी ने देख लिया तो लोग यही समझेंगे कि मैं जनता को भड़काने के इरादे से भागने की चेष्टा कर रहा था। इस हैस पैस की रात कट गई और कर्मचारियों की नींद भी ना खुली थी कि मोटर की आवाज़ के आंतुड़ी की सूचना दी। दरोगा, डॉक्टर, वार्डर, चौकीदार हड़बड़ाकर निकल पड़े। पहली घंटी बजी, कैदी मैदान में निकल गए। उन्हें कतारों में खड़े होने का हुक्म दिया गया और उसी क्षण सोफिया, मिस्टर कलक और सरदार नीलकंठ जेल में दाखिल हुए। सोफिया के आते ही कैदियों का निगाह डाला। उस दृष्टि में प्रतिज्ञा न थी, उत्सुकता न था, भय था, विकलता थी, अशांति थी। जिस आकांक्षा से उसे बरसों रुलाया था, जो उसे यहाँ तक खींच लाई थी, जिसके लिए उसके प्राण प्रिय सिद्धांत का बलिदान किया था, उसी के सामने देखकर वह इस समय कातर हो रही थी, जैसे कोई परदेसी बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आकर अंदर कदम रखते हुए डरता है और कहीं कोई अशुभ समाचार कानों में न पड़ जाए। सहसा उसने विनय के सिर झुकाए खड़े देखा। हृदय में प्रेम का एक प्रचंड आवेश हुआ, नेत्रों में इंगोरा छा गया।
घर वही था पर उजड़ा हुआ, घास पात से ढका हुआ, पहचानना मुश्किल था। वह प्रसन्न मुंह कहाँ है जिस पर कर्तव्य का सरलता बली होती थी? वह पुरुषार्थ का सा विशाल वृक्ष कहाँ है? सोफी के मन में अनिवार्य इच्छा हुई कि विनय के पैर पर जा पड़ूं, गिर पड़ूं, उसे अश्रु जल से धोऊं, उसे गले से लगाऊं। असमर्थ विनय सिंह मूर्छित होकर गिर पड़े। एक आतंक ध्वनि थी जो एक क्षण तक प्रभावित होकर शोकावेश में निशब्द हो गई। सोफी तुरंत विनय के पास जा पहुंची। चारों तरफ शोर मच गया। जेल में डॉक्टर दौड़ा, दरोगा पागलों की भांति उछल कूद मचाने लगा। अब नौकरों की खैरियत नहीं। मेम साहब पूछे कि इसकी हालत इतनी नाजुक थी तो इसे चिकित्सालय क्यों नहीं रखा? बड़ी मुश्किल से में फंसा। इस भले आदमी को भी इसी वक्त बेहोश होना था। कुछ नहीं, इसके दम साधा है, ना बना हुआ है, मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है। बच्चा जाने दो मेम साहब को तो देखना, तुम्हारी ऐसी खबर लेता हूँ कि सारी बेहोशी निकल जाए, फिर कभी बेहोश होने का नाम भी ना लो। यह आखिर इसे ही हो क्या गया? किसी कैदी को आज तक यूं मूर्छित होते नहीं देखा था। हाँ, खिस्सों में लोगों की बात बात में बेहोश हो जाते पड़ा था। मिर्गी का रोग होगा और क्या। दरोगा तो अपनी जान का खैर मना रहा था। उधर सरदार साहब मिस्टर कलक से कह रहे थे, यह वही युवक है जिसने रियासत का उद्यम मचा रखा है। सोफी ने डॉक्टर को धुतलाकर कहा, हट जाओ, और विनय को उठाकर दफ्तर में लाई। आज वहाँ बहुमूल्य गलीचे बिछे हुए थे, चांदी की कुर्सियां थीं, मेज पर चरी और मेजपोश था, उस पर सुंदर गुलदस्ते थे। मेज पर जलपान की सामग्री चुनी हुई थी, तहवीज थी और निरपेक्ष के बाद साहब यहाँ नाश्ता करेंगे। सोफी ने विनय को कालीन के फर्श पर लिटा दिया और अब आदमियों से वहाँ से हट जाने का इशारा किया। उसकी करुणा और दया प्रसिद्ध थी। किसी को आश्चर्य न हुआ जब कमरे में कोई न रहा तो सोफी ने खिड़कियाँ पे पर्दे डाल दिए और विनय को अपने सिर अपनी जांघ पे रखकर अपने रुमाल से उसको छेड़ने लगी। आंसू की गरम गरम बूंदें उसकी आंखों से निकल कर विनय के मुख पे गिरने लगी। उन जल बिंदुओं की इतनी प्राणपस्त शक्ति थी कि उसकी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई थी। एक एक जल बूंदे उसके जीवन का एक एक बिंदु था। विनय सिंह की आंखें खुल गई। स्वर्ग का एक पुष्प अक्षय अपार सौभाग्य में नहाया हुआ हवा का मृदुल झोंके से हिलता सामने विराज कर रहा था। सौंदर्य में सबसे मनोहर और मधुर छवि वह है जिसके सरल शोक के अर्थ होता है, वही उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है। विनय चौंक कर उठे नहीं। यही तो प्रेम योगिनी की सिद्धि है, यही तो उसका स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग साम्राज्य है, यही तो उसकी अभिलाषाओं का अंत है। इस स्वर्ग के आनंद की तृप्ति कहाँ? विनय के मन में करुण भावना जागृत हुई। काश इसी भांति प्रेम सत्या पर लेटे हुए सदैव के लिए ये आंखें बंद हो जाती, सारी आकांक्षाओं का लय हो जाता। मरने के लिए इससे अच्छा और कौन सा अवसर होगा? एकाएक उन्हें याद आ गया कि सोफी को स्पर्श करना भी मेरे लिए वर्जित है। उन्होंने तुरंत अपना सिर उसके जांघ पर से खींच लिया और अवरुद्ध कंठ से बोले, मिसेस कलक, आपने मुझे पर बड़ी दया की, इसके लिए आपका अनुग्रहित हूँ। सोफिया ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अनुग्रह का अन्यों के रूप से नहीं प्रकट किया जाता। विनय ने विस्मित होकर कहा, ऐसा घोर अपराध मुझसे नहीं हुआ। सोफिया, खामखा किसी शख्स के साथ मेरा संबंध जोड़ना काली नहीं है तो क्या है? विनय, मिस्टर कलक, सोफिया कलक को मैं तुम्हारी जूतियाँ का तमसा खोलने के योग्य भी नहीं समझती। विनय, लेकिन अम्मा जी ने। सोफिया, तुम्हारी अम्मा जी ने झूठ लिखा और तुमने उस पर विश्वास करके मुझ पर घोर अन्याय किया। कोयल आम न पाकर भी नींबूचियों पर नहीं गिरती। इतने में क्लर्क ने आकर पूछा, इस कैदी की हालत क्या है? डॉक्टर आ रहा है, वह इसकी दवा करेगा। चलो, देर हो रही है। सोफिया ने रुबाई से कहा, तुम जाओ, मुझे फुर्सत नहीं। क्लर्क, कितनी देर तक तुम्हारी राह देखूं? सोफिया, यह मैं नहीं कह सकती। मेरे विचार में एक मनुष्य की सेवा करना सैर करने से कहीं अधिक अवश्य है। क्लर्क, खैर, मैं थोड़ी देर और ठहरूंगा। यह कहकर वह बाहर चले गए। तब सोफी ने विनय के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, विनय, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा लो। मैंने रानी जी की शंकाओं का निर्वीरता करने के लिए यह स्वांग रचा था। विनय ने आश्चर्य अविश्वास सूचक भाव से कहा, तुम यहाँ क्लर्क के साथ क्यों आई और उसके साथ कैसे रहते हो? सोफिया ने मुखमंडल लज्जा का आरक्त हो गया बोली, विनय, यह मत पूछो, मगर मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया। तुम्हें इस कैदी में निकालने के लिए मुझे इसके लिए
सिवा और कोई उपाय ना सूझा। मैंने क्लर्क और प्रमोद में डाल रखा है। तुम्हारे ही लिए मैंने यह कपट वेश धारण किया है। अगर तुम इस वक्त कहो सोफी तुम मेरे साथ जेल में रहो तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर कहो तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया है और अब तक मैं किसी को नहीं छोड़ सकती, चाहे तुम ठुकरा ही क्यों ना दो। मैंने आत्मसम्मान तक तुम्हें समर्पित कर दिया है। विनय, यह ईश्वरीय विधान है, यह उसकी ही प्रेरणा है। नहीं तो इतना अपमान और उपहास सहकर तुम मुझे जिंदा ना पाते। विनय ने सोफी के दिल की धाह लेने के लिए कहा, अगर यह ईश्वरीय विधान है तो उनसे हमारे और तुम्हारे बीच का यह दीवार क्यों खड़ी की है? सोफिया, यह दीवार ईश्वर ने नहीं की है, आदमियों ने खड़ी की है। विनय, कितनी मजबूत है। सोफिया, हाँ, मगर दुर्भेद नहीं। विनय, तुम इसे तोड़ सकोगे? सोफिया, इसी क्षण। तुम्हारी आंखों में एक इशारे पर कोई समय था जब मैं उस दीवार का ईश्वरकृत समझती थी और उसका सम्मान करती थी, पर अब उसका यथार्थ स्वरूप देख चुकी। प्रेम इन बाधाओं का परवाह नहीं करता। यह दैहिक संबंध नहीं, आध्यात्मिक संबंध है। विनय ने सोफी के हाथ अपने हाथ में लिया और उसके और प्रेम विलर नेत्रों से देखकर बोले, तो आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। सोफी के मस्तक विनय के हृदय स्थल में झुक गया। नेत्रों से जल वर्षा होने लगी, जैसे काले बादल धरती से झुककर एक क्षण में उसे तृप्त कर देते हैं। उसके मुंह का एक शब्द भी ना निकला, मौन रह गई। शौक की सीमा कठोर बंद है और सूक्ष्म और दाहयुक्त, अंदर से सीमा की कठोर रौद्र है और आर्द्र और शीतल। सोफी को अब अपने एक एक अंग में, नाड़ियों की एक एक गति में आंतरिक शक्ति का अनुभव हो रहा था। नौका ने कर्णधार का सहारा पा लिया था। अब उसका लक्ष्य निश्चित था। वह अब हवा के झोंकों से लहरों के प्रभाव के साथ डमाडोल न होगी, वरन सुव्यवस्थित रूप से अपने पथ पर चलेगी। विनय भी दोनों पर खेले हुए आनंद का प्रकाश में उड़ रहे थे। वहाँ की वायु में सुगंधा थी, प्रकाश में प्राण। किसी ऐसे वस्तु का अस्तित्व न था जो देखने में अप्रिय, सुनने में कठोर, छूने में कठोर और स्वाद में खरकाई हो। वहाँ के फूलों में कांटे न थे, सूर्य में इतनी उष्णता न थी, जमीन पर व्यक्तियों न था, दरिद्रता न थी, चिंता न थी, कलह न था। एक व्यापक शांति का साम्राज्य था। सोफिया इस साम्राज्य की रानी थी और वह स्वयं उस प्रेम सरोवर का विडीर कर रहे थे। इस सुख सौपन के सामने यह त्याग और तप का जीवन कितना नीरस, कितना निराशाजनक था। यह एक अधूरी कोठरी कितना भयानक। सासा क्लर्क ने आकर फिर कहा, डार्लिंग, अब विलम्ब ना करो, बहुत देर हो रही है। सरदार साहब आग्रह कर रहे हैं, डॉक्टर इस रोगी का खबर लेगा। सोफी उठ खड़ी हुई और विनय की ओर से मुंह फेरकर करुण कल्पित स्वर में बोली, घबराना नहीं, मैं कल फिर आऊंगी। विनय को ऐसा जान पड़ा मानो नाड़ियों का रक्त सूखा जा रहा है। वह मन्मथ पक्षी की भांति पड़े रहे। सोफी द्वार तक आई और फिर रुमाल लेने के बहाने लौटकर विनय के कान में बोली, मैं फिर कल आऊंगी और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हारी तरफ से सरदार नीलकंठ से कह दूंगी, वह क्षमा मांगते हैं। सोफी के चले जाने के बाद भी ये अतुर उत्साह, प्रेम में डूबे हुए शब्द किसी मधुर संगीत के अंतिम स्वरों की भांति विनय के कानों में गूंजते रहे। किंतु वह शीघ्र ही इलकोर्ग में आने के लिए विवश हुआ। जेल के डॉक्टर ने आकर कहा, उसे दफ्तर में ही एक पलंग पर लिटा दिया और पुष्टिकरण औषधियाँ सेवन करवाई। पलंग पर नर्म बिछौना था, तकिए लगे थे, पंखा चला जा रहा था। दरोगा एक एक क्षण में कुशल पूछने के लिए आता था और डॉक्टर तो वहाँ से हटने का नाम ही ना लेता था। यहाँ तक कि विनय का इस शुश्रूषाओं को तंग आकर डॉक्टर ने कहा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सब जाएं, शाम को आइएगा। डॉक्टर साहब डरते डरते बोलो, आपको जरा नींद आ जाए तो मैं चला जाऊं। विनय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपको विदा होते ही मुझे नींद आ जाएगी। डॉक्टर अपने अपराधियों से क्षमा मांगते हुए चले गए। इसी बहाने विनय ने दरोगा को भी खिसकाया, जो आशील और दया के पुतले बने हुए थे। उन्होंने समझा कि मेम साहब के चले जाने के बाद इसकी खूब खबर लूँगा, पर वह अभिलाषाएँ पूरी न हो सकी। सरदार साहब के चलते समय दिया जाता था, केवल सेवा सत्कार में कोई असर ना रखना, नहीं तो मेम साहब जहन्नुम में भेज देगी।
शांत विचार के लिए एकाग्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी ध्यान के लिए वायु में गति तराजू के पहाड़ों के बराबर नहीं होने देती। विनय को अब विचार हुआ, अम्मा जी को यह हाल मालूम हुआ तो वह अपने मन में क्या कहेगी। मुझसे इतनी मनोकामनाएं संबंध है। सोफी के प्रेम वश के बचने के उन्होंने मुझे निवर्सित किया है, इसीलिए उन्होंने सोफी को कलंकित किया। उसका हृदय टूट जाएगा, दुख तो पिताजी का भी होगा, पर वे मुझे क्षमा कर देंगे। उन्होंने मानवीय दुर्बलताओं की सहानुभूति है। अम्मा जी की बुद्धि ही बुद्धि है, पिताजी के हृदय में बुद्धि दोनों है, हृदय और बुद्धि दोनों है। लेकिन मैं इस दुर्बलताओं क्यों कहूँ? मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो संसार में किसी ने ना किया हो। संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जिन्होंने अपनी को जाति पर होम कर दिया हो। स्वार्थ के साथ जाति का ध्यान रखने वाला महानुभाव ही के अब तक जो कुछ किया है। जाति पर मर मिटने वालों तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। फिर जाति के अधिकारियों का न्याय और विवेक नहीं, प्रजा में उत्साह और चेष्टा नहीं, उनके लिए मर मिटना व्यर्थ है। आंखों आता है सैनी संभावनाओं ने जीवन का सुख सामग्रियों जमा करनी शुरू कर की। चलकर देहात में रहूँगा, वहीं एक छोटा सा मकान बनाऊँगा, साफ खुला हुआ हवलदार, ज़्यादा टिम टाम की ज़रूरत नहीं। वहीं हम दोनों सबसे अलग शांति में निवास करेंगे। आडंबर बढ़ाने के लिए क्या फ़ायदा। मैं बगीचे में काम करूँगा, क्यारियाँ बनाऊँगा, गमले लगाऊँगा और शोभी को अपनी दक्षता में चकित कर दूँगा। गुलदस्ते बनाकर उसके सामने पेश करूँगा और हाथ बांधकर कहूँगा, सरकार कुछ इनाम मिले। फूलों की डालियाँ लगाऊँगा और कहूँगा, रानी जी कुछ निगाह हो जाए। कभी कभी सोफी भी पौधों क्यों सींचेगी। मैं तालाब से पानी भर दूँगा, वह लाकर क्यारियाँ में डालेगी। उसका कोमल कद पसीने से और सुंदर वस्त्र पानी से भीग जाएगा। तब किसी वृक्ष के नीचे उसे बैठकर पंखा झलना। कभी कभी किश्ती में सैर करेंगे। देहाती ढोंगी होगी, डांटे में चलने वाले मोटर बोंड में वह आनंद कहाँ, वह उत्साह कहाँ। उतनी तेज में सिर चकरा जाता है और स्वर्ग में से कान फट जाते हैं। मैं ढोंगी और ठंडा चलाऊंगा, सोफिया कमल के फूल तोड़ेगी। हम एक क्षण के लिए अलग ना होंगे। कभी कभी प्रभु सेवक भी आएंगे। ओह कितना सुखमय जीवन होगा। कल हम दोनों घर चलेंगे, जहाँ मंगल बाएं फैलाएं हमारा इंतजार कर रहा है। सोफी और कलर का आज संध्या समय एक जागीरदार के यहाँ दावत थी। अब मेज सज गई और एक हैदराबाद की मदारी ने उसके कौतुक दिखाने शुरू किए। तो सोफी ने मौका पाकर सरदार नीलकंठ से कहा, उस कैदी की दशा मुझे चिंताजनक मालूम होती है। उसके हृदय की गति बहुत मंद हो गई है। क्यों विलियम, तुमने देखा उसका मुंह कितना पीला पड़ गया था। क्लर्क ने आज पहली बार आशा का विरोध उतर दिया। मूर्छनता का बहुधा मुख पीला हो जाता है। सोफी वही तो मैं कह रही हूँ कि उस दशा अच्छी नहीं है। उसकी दशा अच्छी नहीं है, नहीं तो मूर्छित हो क्यों आती। अच्छा हो कि आप उसे किसी कुशल डॉक्टर के सुपुर्द कर दें। मेरे विचार में अब वह मेरे अपराध की काफ़ी सजा पा चुका है, उसे मुक्त कर देना उचित होगा। नीलकंठ मेम साहब, उसकी सूरत पर न चाहिए। आपको ज्ञात नहीं यहाँ जनता पर कितना प्रभाव है। वह रियासत में इतनी प्रचंड अशांति उत्पन्न कर देगा कि उसके दामन करना कठिन हो जाएगा। बड़ा ही जिद्दी है, रियासत के बाहर जाने पर राजी ही नहीं होता। क्लर्क ऐसे विद्रोही को कैदी रखना ही अच्छा है। सोफी ने उत्तेजित होकर कहा, मैं इसे घोर अन्याय समझती हूँ और मुझे आज पहली बार यह मालूम हुआ है कि तुम इतने हृदय शून्य हो। क्लर्क, मुझे तुम्हारे जैसा दयालु हृदय रखने का दावा नहीं। सोफी ने क्लर्क के मुंह को जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। यह गर्व और आत्मगौरव कहाँ से आया? तिरस्कार के भाव बोली, एक मनुष्य के जीवन में इतनी तुच्छ वस्तु नहीं। क्लर्क, साम्राज्य रक्षा के सामने एक व्यक्ति के जीवन की कोई हस्ती नहीं। जिस सहृदया से किसी दीन प्राणी का पेट भरता हो, उसकी शारीरिक कष्टों का निवृत्त होता हो, किसी दुखी जीवन का सद्भावना मिलती हो, मैं उसका कायर हूँ और मुझे गर्व है कि मैं उस संपत्ति से वंचित नहीं हूँ। लेकिन जो सहानुभूति साम्राज्य के जड़ खोखली कर दे, विद्रोही को सर उठाने का अवसर दे, प्रजा का अराजकता का प्रचार करें, उसे मैं अदूरदर्शिता ही नहीं पागलपन समझता हूँ। सोफी के मुखमंडल पर एक अनुमोष्य तेजस्विता का आभा दिखाई दी।
उस पर जब्त किया। कदाचित इतने धैर्य से उसने कभी काम नहीं किया था। धर्म पराधीनता का नहीं, सही पूर्णता का वैर है। पर उस समय उसके मुंह से निकला हुआ एक अंगर्ल शब्द भी उसके समस्त जीवन का सर्वनाश कर सकता है। नर्म होकर बोली, हाँ, इस विचार दृष्टि से बेबस व्यक्तित्व जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। मेरी निव्रा पर पहलू पर गई थी, मगर फिर भी इतना कह सकता हूँ कि अगर वह मुक्त कर दी जाए तो उस पर रियासत का कदम ना रखेगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वह अपनी बात की धानी है। नीलकंठ, क्या आपसे उसने वादा किया है? सोफी, हाँ, वादा ही समझिए, मैं उसकी जमानत कर सकती हूँ। नीलकंठ, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, वह अपने वचन से फिर नहीं कर सकता। क्लर्क, आज तक उसका लिखित प्रार्थना पत्र मेरे सामने ना आ जाए, मैं इस विषय को कुछ नहीं कर सकता। नीलकंठ, यह तो परमावश्य है। सोफी, प्रार्थना पत्र के विषय क्या होगा? क्लर्क, सबसे पहले कि वह अपराध स्वीकार करे और अपनी राजभक्ति में फिर कदम ना रखूँगा। उसके साथ जमानत भी होनी चाहिए, तो नगद रुपये हो या प्रतिष्ठित आदमियों की जमानत। तुम्हारी जमानत में मेरी दृष्टि कितना ही महत्व हो, जज्बे में उसका कुछ मूल्य नहीं। दावत के बाद सोफी राजभवन में आई और सोचने लगी कि यह समस्या क्यों कर हल हो। यूँ तो मैं विनय की मिन्नत समाजत करूँ तो वह रियासत में चले जाने पर राजी हो जाएंगे, लेकिन कदाचित वह लिखित प्रतिज्ञा ना करेंगे। अगर किसी भांति मैं रोध होकर उन्हें इस बात पर राजी कर लिया तो यहाँ कौन प्रतिष्ठित आदमी उसकी जमानत करेगी? हाँ, उसके घर के नगद रुपये आ सकते हैं, पर रानी साहब कभी इसे मंजूर ना करेगी। विनय को कितने ही कष्ट सहने पड़े, उसे उस दया ना आएगी। मजा तो तब है कि लिखित पत्र और जमानत की कोई शर्त ना रहे और अवैध रूप से मुक्त कर दिया जाए। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। राजभवन बिस्तूर पराग की ज्योति में हो रहा था। भवन के बाहर चारों तरफ सावन की काली घटा थी और अंधकार। उस तिमिर सागर में प्रकाश में राजभवन ऐसा मालूम होता था मानो नीले गगन की चांद निकला हो। सोफी अपने सजे हुए कमरे के आईने के सामने बैठी हुई उन सिद्धियों को जगा रही थी। उसकी शक्ति अपार है। आज उसने मुंडन के बाद बालों में फूल गूंथे हैं, फिरोजी रेशमी की साड़ी पहनी है और कलाइयों में कंगन धारण किए हैं। आज पहली बार उसने उन ललित प्राश्रांती कलाओं का प्रयोग किया है जिसमें स्त्रियां निपुण होती है। यह मंत्रा उन्हीं में आता है कि क्योंकि केसों में एक तड़प, अंचल की एक लहर चिंता चंचल कर देती है। आज उसने मिस्टर क्लर्क की साम्राज्यवाद को विजय करने का निश्चय किया है। वह आज अपनी सौंदर्य शक्ति का परीक्षा करेगी। रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मानो मेलसीरी के फूल झड़ रहे हो। बिंदु का एक उद्यम स्वर्ग था। राजभवन पर्वत शिखर के ऊपर ऐसा मालूम हो रहा था मानो देवता उसे आनंदोत्सव का महफिल सजाई है। सोफिया पियानो पर बैठ गई और दिल पर एक मसोड़ने वाला राग गाने लगी। जैसे उषा का स्वर्ग छटा फूस पुष्पित होते ही प्राकृतिक के अंगों प्रत्येक अंग का सहज कर देगी। उस भांति सोफी की पहली ही तान की हृदय में एक चुटकी सी ली। मिस्टर क्लर्क आकर एक कोच में बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे, मानो किसी दूसरे के संसार में पहुंच गए हैं। उन्हें कभी कोई नौका उमड़े हुए सागर में झोले खाती नजर आई, जिस पर छोटी छोटी सुंदर चिड़ियाँ मंडराती थी। कभी किसी अनंत वन में एक बिच्छू झोली कंधों पर रखे लाठी टेकता हुआ नजर आता। संगीत की कल्पना चित्रमय हो जाती है। जब तक सोफी गाती रही, मिस्टर क्लर्क बैठ के सिर धुनते रहे। जब वह चुप हो गई तो उसके पास आ गए और उसकी कुर्सी में बाहें पर हाथ रखकर उसके मुंह के पास मुंह ले जाकर ये बोले, इन उंगलियों में हृदय में रख लूँगा। सोफी, हृदय कहाँ है? क्लर्क ने छाती में हाथ रखकर कहा, यहाँ तड़प रहा है। सोफी, शायद हो, मुझे तो विश्वास नहीं आता। मेरा तो ख्याल है ईश्वर ने तुम्हें हृदय दिया ही नहीं। क्लर्क, संभव है ऐसा हो ही, पर ईश्वर ने जो कसर रखी थी वह तुम्हारे मधुर स्वर्ग ने पूरी कर दी। शायद तुमने सृष्टि करने में शक्ति है। सोफी, अगर मुझ में यह विभूति होती तो आज मुझे एक
अप्रचलित व्यक्ति के सामने लज्जित न होना पड़ा था। क्लर्क ने अधीर होकर कहा, क्या मैंने तुम्हें लज्जित किया सोफी? सोफी, जी हाँ, आपने। मुझे आज तुम्हारी निर्दयता में जितना दुख हुआ उतना शायद और कभी ना हुआ था। मुझे बाल्यावस्था से ही यह शिक्षा दी गई थी कि प्रत्येक जीव पर अपनी दया करनी चाहिए। मुझे बताया गया था कि मनुष्य की सबसे बड़ा धर्म है। धार्मिक ग्रंथों में भी दया की सहानुभूति ही मनुष्य के इस विशेष गुण बतलाई गई है। पर आज विविध स्वर हुआ निर्दयता के महत्व दया के कहीं अधिक है। सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात की है कि अनजान आदमी के सामने मेरा अपमान हुआ। कल खुदा जानता है सोफी, मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ। हाँ, इसका खेद मुझे अवश्य है कि मैं तुम्हारा उपेक्षा करने के लिए बाध्य हुआ। इसका कारण तुम जानती हो, हमारा साम्राज्य तभी तक अजेत रह सकता है जब तक प्रजा पर हमारा आतंक छाया रहे, जब तक वह हमें अपना हित चिंतक, अपना राक्षस, अपना आश्रय समझता रहे, जब तक हमारे न्याय पर उसका अलट विश्वास हो। उस दिन प्रजा के दिल पे हमारे प्रति विश्वास उठ जाएगा। उसी दिन हमारे साम्राज्य का अंत हो जाएगा। अगर साम्राज्य का रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो व्यक्तिगत भाव और विचारों का यहाँ कोई महत्व नहीं। साम्राज्य के लिए हम बड़े से बड़े नुकसान उठा सकते हैं, बड़ी से बड़ी तपस्याएं कर सकते हैं। हमें अपने राज्य प्राणों से भी प्रिय है, और जिस व्यक्ति से हमें क्षति से लेस मात्र भी शंका हो उसे हम कुचल डालना चाहते हैं, उसका नाश कर देना चाहते हैं। उसके किसी भांति की रियासत, सहानुभूति, यहाँ तक कि न्याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते। सोफी, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मुझे साम्राज्य में इतना प्रेम नहीं जितना तुम्हें है, तो मैं उनके लिए कितने बलिदान नहीं सह सकती जितने तुम कर सकते हो। तो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं समझा। मुझे दावा है इस विषय में मैं किसी से जो भर भी पीछे नहीं, लेकिन यह बात मेरे अनुमान भी नहीं आती कि दो प्रेमियों ने कभी इतना मतभेद हो सकता है कि सहानुभूति और सहिष्णुता के लिए गुंजाइश ना रहे, और विशेषतः उस दशा में जबकि दीवार के कानों में अतिरिक्त और कोई कान भी ना सुन रहा हो। दीवान देशभक्ति के भाव से शून्य है, उसकी गहराई और उसके विस्तार में जरा भी परिचलित नहीं। उनके तो यही समझा होगा कि जब इन दोनों में मेरा सम्मुख उतनी तर्करार हो जाए सकती है तो घर पर न जाने क्या दशा होगी। शायद आज से उसके दिल में मेरा सम्मान उठ गया। उनसे औरों का यह विद्रांत कहा होगा, मेरी तो नाक सी कट गई। समझते हो मैं गा रही हूँ, यह गाना नहीं रोना है। जब दाम्पत्य के द्वार पर यह दशा हो रही है जहाँ फूलों से, हर्षनादों से, प्रेमालिंगनों से, मृदुल हास्य से मेरा अभिवादन होना चाहिए था, तो मैं अंदर कदम रखने का क्यों कर साहस कर सकती हूँ। तुमने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शायद तुम मुझे चमच समझ रहे हो, पर अपने चरित्र को मिटा देना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने विवाह के समय इतनी दूरदृष्टि का काम लिया। यह कहते कहते सोफी की आंखों में आंसू टपटप गिरने लगे। शोकाभिनय की यह भदवा यथार्थ शोक की वेदना होती लगती है। मिस्टर क्लर्क खेद और असमर्थता की राख अब बढ़ने लगे, पर ना उपयुक्त समझ ही मिलते थे, ना विचार। आंसू परवा का तर्क और शब्द योजना के लिए निकले गए कोई मार्ग नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, सोफी मुझे क्षमा करो। वास्तव में मैं ना समझता था कि जरा सी बात में तुम्हें इतनी मानसिक पीड़ा होगी। सोफी, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरे गुलाम नहीं हो कि मेरे इशारे पर नाचो। मुझ में वह गुण नहीं जो पुरुष के हृदय को खींच लेते हो। ना वह रूप है, ना वह छवि है, ना वह उद्दीपन कला। नखरे करना नहीं जानती, कोप भावन में बैठना नहीं जानती। दुख केवल इस बात का है कि उस आदमी ने तो मेरे एक इशारे पर मेरी बात मान ली, और तुम इतना अनुमय विनय करने पर भी इनकार करते जाते हो। वह यह सिद्धांतवादी मनुष्य है। अधिकारियों की याचनाएं सही, अपमान सहा, कारागार की अंधेरी कोठरी में कैद होना स्वीकार किया, पर अपने वचन पर संतुष्ट रहा। इसका कोई मतलब नहीं है कि उसकी टेक जाती या बेचा। वह उसे चा समझता था।
वह जिस बात का न्याय समझता था उससे भय या लोभ का दंड उसे विचलित नहीं कर सके। लेकिन जब मैंने नरमी के साथ उसे समझाया कि तुम्हारी दशा चिंताजनक है, तो उसने मुंह से ये करुण शब्द निकले, मेम साहब, जान की तो परवाह नहीं, अपने मित्रों और सहयोगी की दृष्टि में परित होकर जिंदा रहना श्रेय की बात नहीं। लेकिन आपकी बात नहीं टालना चाहता। आपके शब्दों में कठोरता नहीं, सहृदयता है, और मैं आपको अभी तक भावहीन नहीं हुआ हूँ। मगर तुम्हारे ऊपर मेरा कोई मंत्र न चला। शायद तुम उससे बड़े सिद्धांतवादी हो, हालांकि अभी तक इसका नहीं हुआ। खैर, मैं उस तुम्हारे सिद्धांतों के सेतिया डाह नहीं करना चाहती। मेरी सवारी का प्रबंध कर दो, मैं कल ही चली जाऊंगी और फिर अपनी नादानियों से तुम्हारा मार्ग में कंटर बनने न आऊंगी। मिस्टर कलर का घोर आत्मवेदना के साथ कहा, डार्लिंग, तुम नहीं जानती तुम कितना भयानक आदमी है। हम क्रांतिकारी से, षड्यंत्रों से, संग्राम से कितना ही नहीं डरते जितना इस भांति से धैर्य और धानों से। मैं भी मनुष्य हूँ सोफी। यथापि इस समय मेरे मुंह से यह दावा समयोचित नहीं, पर कम से कम उस पवित्र आत्मा पर के नाम पर उसका मैं अत्यंत दीन भक्त हूँ। मुझे यह कहने का अधिकार है कि मैं उस युवक का हृदय का सामना करता हूँ, उसके दृढ़ संकल्प की, उसके साहस की, उसकी सद्भावना की दिल से प्रशंसा करता हूँ। जानता हूँ कि एक ऐश्वर्यशाली पिता का पुत्र है और राजकुमार की भांति आनंद भोग में मग्न रह सकता है, पर उसके ये ही सवगुण है जिन्होंने उसे इतना अचेम बना रखा है। एक सेना का मुकाबला करना कितना कठिन होगा, जितना ही गिने गिनाए व्रतधारिणियों का। उन्हें संसार में कोई भय नहीं है। मेरा जाति धर्म मेरे हाथ बांधे हुए हैं। सोफी को ज्ञात हो गया कि मेरी धमकी सर्वदा निष्फल नहीं हुई। विश्वसता के शब्द जबान पर, खेत का भाव मन में आया और अनुमति की पहली मंजिल पूरी हुई, और उसे यह ज्ञात हुआ कि इस समय मेरे भाव का कितना असर नहीं हो सकता। कितना बलपूर्वक आग्रह था। सिद्धांतवादी मनुष्य हाव भाव की प्रतिकार करने के लिए अपना दिल मजबूत कर सकता है और अपने अंतःकरण के सामने अपनी दुर्बलता स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन दुराग्रह के मुकाबले में यह निष्क्रिय हो सकता है, तब उसकी एक नहीं चलती। सोफिया ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर तुम्हारा जातीय कर्तव्य तुम्हें प्यारा है तो तुझे भी आत्मसम्मान प्यारा है। स्वदेश की अभी तक किसी ने व्याख्या नहीं की, पर नारियों की मान रक्षा उसका प्रधान अंग है और होनी चाहिए, इससे तुम इनकार नहीं कर सकते। यह कहकर वह स्वामिनी भाव से मेज के पास गई और एक डाकेट के पात्र निकाला, जिस पर अर्जेंट आज्ञा पत्र लिखा करता था। कलर, क्या करती हो सोफी? खुदा के लिए जिद मत करो। सोफी, जेल में दरोगा के नाम हुक्म लिखूंगी। यह कहकर वह टाइप राइटर में बैठ गई। कलर की यह अनर्थ मत करो सोफी, गजब हो जाएगा। सोफी, मैं गजब से क्या, प्रलय से भी नहीं डरती। सोफी ने एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए आज्ञा पत्र टाइप किया। उसने एक जगह जानबूझकर एक अनुयुक्त शब्द टाइप कर दिया, जिससे एक सहकारी पत्र में ना आना चाहिए। क्लर्क ने टोका, यह शब्द मत रखो। सोफी, क्यों? धन्यवाद ना दूं? क्लर्क, आज्ञा पत्र में धन्यवाद का क्या जिक्र, कोई निजी थोड़ी ही है। सोफी, हाँ ठीक है, यह शब्द निकाले देती हूँ। नीचे क्या लिखूँ? क्लर्क, नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल मेरा हस्ताक्षर होगा। सोफी ने शब्दों ने आज्ञा पत्र पढ़कर सुनाया। क्लर्क, प्रिय, यह तुम बुरा कर रही हो। सोफी, कोई परवाह नहीं, मेरा बुरा ही करना चाहती हो। हस्ताक्षर भी टाइप कर दो। नहीं, मुहर निकाल कर यह मुहर किए देती हूँ। क्लर्क, जो चाहो करो। जब तुम्हें अपनी जिद में आगे कुछ बुरा भला नहीं सोचता तो मैं क्या कहूँ? सोफी, नहीं, और तो इसकी नकल ना होगी। क्लर्क, मैं कुछ नहीं जानता। यह कहकर मिस्टर क्लर्क अपने शयन कर गिरी की ओर चले गए। सोफी ने कहा, आज इतनी जल्दी नींद आ गई? क्लर्क, हाँ, थक गया हूँ, अब सोऊंगा। तुम्हारे इस पत्र मेरी ऐसत में धक्का पड़ जाएगा। सोफी, अगर तुम्हें इतना भय है तो मैं इस पत्र को फाड़े डालता हूँ। इतना नहीं गुदगुदाना चाहती हूँ कि हंसी के बदले रोना आ जाए। बैठते हो या देखो, यह लिफाफा फाड़ती हूँ। क्लर्क कुर्सी
पर उदासीन भाव से बैठ गए और बोले, लो बैठ गया, क्या कहती हो? सोफी कहती, कुछ नहीं हूँ, धन्यवाद का गीत सुनते जाओ। क्लर्क, धन्यवाद की जरूरत नहीं। सोफी ने फिर गाना शुरू किया और क्लर्क चुपचाप बैठे सुनते रहे। उनके मुख पर करुण प्रेम आकर्षा झलक रही थी। यह परख और परीक्षा कब तक? उस क्रीड़ा के कोई अंत भी है? इस आकांक्षा में उसे साम्राज्य की चिंता का मुक्त कर दिया। आह, काश अब भी मालूम हो जाता कि तुम इतनी बड़ी भेंट पाकर प्रसन्न हो गई। सोफी ने उसे प्रेम अग्नि खूब उद्दीपित किया और तब सहसा पियानो बंद कर दिया और बिना कुछ बोले ही शयनागार में चली गई। क्लर्क वहीं बैठे रहे जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अकेला किसी वृक्ष के नीचे बैठा हो। सोफी ने सारी रात भावी जीवन की यात्रा खींचने में कटी, पर इच्छानुसार रंग न दे सकी। पहले रंग भरकर उसे जरा दूर से देखती और विनीत होती। धूप की जगह छाँ है, छाँ की जगह धूप, लाल रंग की अधिक तो है। बाग में अस्वाभाविक रमणीकता, पहाड़ों पर जरूरत से ज़्यादा हरियाली, नदियों में अलौकिक शांति। फिर ब्रूस लेकर इन त्रुटियों को सुधारने लगती तो सारा दृश्य जरूरत के ज़्यादा नीरस, उदासीन और मलिन हो जाता। उसकी धार्मिकता अब अपने जीवन की ईश्वरीय व्यवस्था के रूप देखती थी। अब ईश्वरीय ही उसकी कर्मधार था। वह अपने कर्मधार की गुण दोष से मुक्त थी। प्रातः काल वह उठी तो मिस्टर क्लर्क सो रहे थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसने शोफर में बुलाकर मोटर तैयार करने का हुक्म दिया और एक क्षण में जेल की तरफ चली, जैसे कोई बालक पाठशाला से घर की तरफ दौड़े। उससे जेल पहुंचते ही हलचल सी पड़ गई। चौकीदार आंखें मलते हुए दौड़ दौड़कर वर्दियां पहनने लगे। दरोगा जी ने उतावली से में की अचकन पहनने की बेहसा दौड़े। डॉक्टर साहब नंगे पांव भागे। याद न आया कि रात में जूते कहाँ रखे थे और उस समय तलाश करने की फुर्सत न थी। विनय सिंह बहुत रात गए सोए थे और अभी तक मीठी नींद के मजे ले रहे थे। कमरे के जलकनों में भीगी हुई वायु आ रही थी। नरम गलीचा बिछा हुआ था। अभी तक रात का लैंप ना बुझा था, मानो विनय की व्यर्थता की साक्षी दे रहा था। सोफी का रुमाल अभी तक विनय का सिनार में पड़ा हुआ था और उसमें उसे मनोहर सुगंधा उड़ रही थी। दरोगा ने जाकर सोफी को सलाम किया और वह उन्हें विनय के कमरे में आई। देखा तो नींद में है। रात की मीठी नींद का मुख पुष्प के समान विकसित हो गया है। होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट है, मानो फूल की किरणें चमक रही हो। सोफी ने विनय आज तक इतनी सुंदर ना मालूम हुआ था। सोफी ने डॉक्टर से पूछा, रात को इसकी कैसी दशा थी? डॉक्टर, हुजूर कई बार मूर्छित आई, पर मैं एक क्षण के लिए भी ना यहाँ से ना टला। जब इन्हें नींद आ गई तो मैं भोजन करने चला गया। तब तो इनकी दशा बहुत अच्छी मालूम होती है। सोफी, हाँ, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। आज वो पीलापन नहीं है। मैं आज इनसे यह पूछना चाहती हूँ कि इसे किसी दूसरे जेल में क्यों ना भिजवा दो। यहाँ की जलवायु इसके लिए अनुकूल नहीं है। पर आप लोगों के सामने यह अपने मन की बातें ना कहेंगे? आप लोग जरा बाहर चले जाएं तो मैं इसे जाकर पूछ लूँ और इसका ताप भी देख लूँ। मुस्कुराकर, डॉक्टर साहब, मैं भी इस विद्या से प्रचलित हूँ। नीम हकीम है, पर खतरे जान नहीं। जब कमरे में एकांत हो गया तो सोफी ने विनय के सिर उठाकर अपने जांघ में रख लिया और धीरे धीरे उसका माथा सिहारने लगी। विनय की आंखें खुल गई। इस तरह छटपटाकर उठा जैसे नींद में किसी नदी में फिसल पड़ा हो। स्वप्न में इतना तत्काल फल शायद ही किसी को मिला हो। सोफी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी तक सो रहे हो? मेरी आंखें की तरफ देखो, रात भर नहीं झपकी। विनय, संसार का सारे उज्ज्वलित रत्न पाकर भी मीठी नींद ना लूं तो मुझसे भयहीन और कौन होगा? सोफी, मैं तो उसके भी उज्ज्वल रत्न पाकर और भी चिंताओं में फंस गई। अब भी भय है कि कहीं वह हाथ से ना निकल जाए। नींद की वस्तु का अभाव में है जब कोई चिंता नहीं होती। अच्छा, अब तैयार हो जाओ। विनय, किस बात के लिए? सोफी भूल गए। इस अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए, इस काल कोठरी से विदा होने के लिए। मैं मोटर लाई हूँ तुम्हारे मुक्ति का। आज्ञा पत्र मेरी जेब में है। कोई अपराध सूचक शर्त नहीं है। केवल उदयपुर राज्य के बिना आज्ञा
कि न जाने की प्रतिज्ञा ली गई है। आओ चले, मैं तुम्हें रेल स्टेशन तक पहुंचाकर लौट जाऊंगी। तुम दिल्ली पहुंचकर मेरा इंतजार करना। 1 सप्ताह के अंदर मैं तुमसे दिल्ली में आ मिलूंगी और फिर विधाता ने हमें अलग ना कर सकेगा। विनय सिंह की दशा उस बालक की सी मानो मिठाइयों की खोचे को देखता है और उस भय की अम्मा मारेगी मुंह खोलने का साहस नहीं कर सकता। मिठाइयाँ की स्वाद याद करके उसकी लार टपकने लगती है। रसगुल्ले कितने रसीले हैं मालूम होते हैं, दांत किसी रसकुंड में फिसल पड़े। अमृता कितनी कुरकुरी है, उसने भी यह रस भरा होगा। गुलाब जामुन कितनी सौंधी होती है कि खाता भी चला जाए। मिठाइयों की पेट नहीं भर सकता। अम्मा पैसे ना देगी होगी ही नहीं, किससे मांगेंगे? ज़्यादा हट करूँगा तो रोने लगेगी। सरल नेत्र होकर बोला सोफी, मैं भाग्यहीन आदमी हूँ, मुझे इसी दशा में रहने दो। मेरे साथ अपने जीवन का सर्वनाश ना करो। मुझे विधाता ने दुख भोगने के लिए ही बनाया है, इस योग नहीं कि तुम। सोफी ने बात काट कर कहा, विनय मैं विपत्ति ही की भूखी हूँ। अगर तुम सुख संपन्न होते, अगर तुम्हारा जीवन विलासमय होता, अगर तुम वासनाओं के दास होते तो कदाचित मैं तुम्हारी तरफ से मुंह फेर लेती। तुम्हारे सत साहस और त्याग ही ने मुझे तुम्हारे तरफ खींचा है। विनय अम्मा जी को तुम जानती हो, वह तुम मुझे कभी क्षमा ना करेगी। सोफी तुम्हारे प्रेम का आश्रय पाकर मैं उनके क्रोध को शांत कर लूँगी। जब वह देखेगी कि तुम्हारे पैरों में जंजीर नहीं, तुम्हारे पैर उड़ने वाले रज हों तो उसका हृदय पिघल जाएगा। तुम्हारे पीछे उड़ने वाला राज हों तो उनका हृदय पिघल जाएगा। विनय ने सोफी को स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, तुम उनके स्वभाव से प्रचलित नहीं हो। वह हिंदू धर्म पर जान देती है। सोफी मैं भी हिंदू धर्म पर जान देती हूँ। जो आध्यात्मिक शांति मुझे और कहीं नहीं मिली वह गोपियाँ और प्रेम कथा में मिल गई। वह प्रेम का अवतार जिसने गोपिया को प्रेम रस पान कराया, जिसने कुजबा का ढोंगा पार लगाया, जिसने प्रेम के रहस्य दिखाने के लिए संसार में अपने चरणों को पवित्र किया, उसी के चेहरे बनकर रहूंगी। जो तो वह कौन सच्चा हिंदू है जो मेरी उपेक्षा करेगा? विनय ने मुस्कुराकर कहा, उस छलिया ने तुम पर भी जादू कर डाल दिया। मेरे विचार ने तो कृष्ण के प्रेम कथा सर्वथा भक्त कल्पना है। सोफी हो सकती है, पर वो मसीह को भी तो कल्पित कहा जाता है। शेक्सपियर भी तो कल्पना मात्र है। कौन कह सकता है कि कालिदास की सृष्टि पंचभूतों से हुई है? लेकिन इन पुरुषों ने कल्पित होते हुए भी हम उनकी पवित्र कीर्ति के भक्त हैं और वास्तविकता पुरुषों की क्रांति से अधिक शायद इसीलिए कि उसकी रचना स्थूल परमाणु से नहीं सूक्ष्म कल्पना से हुई हो। ये व्यक्ति के नाम हो ना हो पर आदर्शों के नाम अवश्य है। इनके से प्रत्येक पुरुष मानवीय जीवन का एक एक आदर्श है। विनय सोफी मैं तुमसे तर्क में पार ना पा सकूंगा, पर मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारी सरल हृदय में अनुचित लाभ उठा रहा हूँ। मैं तुमसे हृदय की बात करता हूँ सोफी, तुम मेरा यथार्थ रूप नहीं देख सक रही हो। यही कहीं उस पर निगाह पड़ जाए तो तुम मेरी तरफ ताकना भी पसंद ना करोगी। तुम मेरे पैरों की जंजीर चाहे ना बन सको, पर मेरी दबी हुई आग की जगाने वाली हवा अवश्य बन जाओगी। माताजी ने सोच समझकर मुझे वह व्रत दिया है। मुझे भय होता है एक बार मैं इस बंधन में से मुक्त हुआ तो वासना मुझे इतनी बेग में बहा ले जाएगी कि फिर शायद मेरे अस्तित्व का पता ना चले। सोफी मुझे इस कठिन परीक्षा में ना डालो। मैं यथार्थ भी दुर्बल चरित्र विषय सेवी प्राणी हूँ। तुम्हारी नैतिक विशालता मुझे भयभीत कर रही है। हाँ, मुझ पर इतनी दया अवश्य करो कि आज यहाँ से किसी दूसरी जगह प्रस्थान कर दो। सोफी क्या मुझसे इतनी दूर भागना चाहते हो? विनय नहीं, इसका और भी कारण है। ना जाने क्यों यह विज्ञप्ति निकल गई है कि जसवंत नगर 1 सप्ताह के लिए खाली कर दिया जाए, कोई जवान आदमी कब्जे में ना रहने पाए। मैं तो समझता हूँ सरदार साहब ने तुम्हारी रक्षा के लिए यह व्यवस्था की है, पर लोग तुम्ही को बदनाम कर रहे हैं। सोफी और कलक का प्रस्ताव तर्क विकर्त सुनकर सरदार नीलकंठ के तत्काल यह हुक्म जारी कर दिया था। उन्हें निश्चय था कि मेम साहब सामने
साहब का एक ना चलेगी और विनय को छोड़ाना पड़ेगा, इसीलिए पहले से ही शांति रक्षा का उपाय करना आवश्यक था। सोफी ने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हुक्म दिया गया है? विनय, हाँ, मुझे खबर मिली है, कोई चपरासी कहता है था। सोफी, मुझे जरा भी खबर नहीं, मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ और इस हुक्म को मनसूख करा देती हूँ। ऐसी जयदा रिसाइसों के सिवा और कहीं नहीं हो सकती। यह सब तो हो जाएगा, पर तुम्हें अभी तक मेरे साथ चलना पड़ेगा। विनय, नहीं सोफी, मुझे क्षमा करो। दूर का सुनहरा दृश्य समीप आकर बालू का मैदान बन जाता है। तुम मेरे लिए आदर्श हो। तुम्हारे प्रेम का आनंद मैं कल्पना में ही के द्वारा ही पा सकता हूँ। डरता हूँ तुम्हारी दृष्टि में गिर न जाऊँ। अपने को कहाँ तक गुप्त रखूँगा? तुम्हें पाकर मेरा जीवन नीरस हो जाएगा। मेरे लिए युद्धों का उपासना में कोई वस्तु न रह जाएगी। सोफी, मेरे मुंह से न जाने क्या क्या अनर्गल बातें निकल रही है। मुझे स्वयं से संदेह हो रहा है कि मैं अपनी होश में हूँ या नहीं। भिक्षुक राज सिंहासन पर बैठकर अस्थिर चिंता में जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मुझे यह पड़ा रहने दो। मेरी तुमसे यह अंतिम प्रार्थना है कि मुझे भूल जाओ। सोफी, मेरी स्मरण शक्ति इतनी स्थिर नहीं है। विनय, कम से कम मुझे यहाँ से जाने के लिए विवश ना करो, क्योंकि ये मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं यहाँ से ना जाऊँगा। कस्बे की दशा देखते हुए मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जनता में को काबू में रख सकूँगा। सोफी ने गंभीर भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुमसे जितना सरल हृदय समझती थी, तुम उससे कहीं बढ़कर कूटनीतिज्ञ हो। मैं तुम्हारा आशय समझती हूँ और इसीलिए कहती हूँ कि जैसे तुम्हारी इच्छा। पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि युवती का हृदय बालक का समान होता है। उसे जिस बात के लिए मना करो उसी पर लपकेगा। अगर तुम आत्म प्रशंसा करते, अपनी कीर्तियों की अप्रत्यक्ष रूप से डींग मारते, तो शायद मुझे तुमसे अरुचि हो जाती। अपनी खूबियों और दोषों का प्रदर्शन करके तुमने मुझे और भी वशीभूत कर लिया। तुम मुझसे डरते हो, इसीलिए तुम्हारे सम्मुख न आऊँगी, न रहूँगी। तुम्हारे ही साथ जहाँ जहाँ तुम जाओगे, मैं परछाई की भांति तुम्हारे साथ रहूँगी। प्रेम एक भावनागत विषय है। भावना से ही उसका पोषण होता है, भावना से ही जीवित हो रहता है और भावना से ही लुप्त होता है और भौतिक वस्तु है नहीं है। तुम मेरे हो, यह विश्वास मेरे प्रेम का जीवन सजीव और सतृप्त करने के लिए काफ़ी है। जिस दिन इस विषय के लिए जड़ हिल जाएगी, उसी दिन उस जीवन का अंत हो जाएगा। अगर तुम्हें यही निश्चय है कि इस कारागार में रहकर तुम अपने जीवन का उद्देश्य को अधिक सफलता के साथ पूरा कर सकते हो, तो इस फैसले के आगे सिर झुकाती हूँ। इस विग्रह में मेरी दृष्टि में तुम्हारे आदर का कई गुना बढ़ा दिया है। अब चाहती हूँ, कल शाम को फिर आऊँगी। मैंने इस आज्ञा पत्र के लिए जितना चिड़िया चरित्र खेला है वह तुम्हें बता दूँ तो तुम आश्चर्य करोगे। तुम्हारी एक नहीं, मैंने सारे प्रयास में पानी फेर दिया। कलर कहेगा मैं कहता था कि वह राजी ना होगा, कदाचित व्यंग करे, पर कोई चिंता नहीं, कोई बहाना ना दूंगी। यह कहते कहते सोफी ने सहृदय आभार विनय सिंह की तरफ झुके, पर वह कोई पैर फिसलने वाले मनुष्य की भांति गिरते गिरते संभल गई। धीरे से विनय सिंह ने हाथ दबाया और द्वार की ओर चली, पर बाहर जाकर फिर लौट आई और अत्यंत दीन भाव से बोली, विनय, तुमसे एक बात पूछती हूँ। मुझे आशा है कि तुम साफ साफ बतला दोगे। मैं कलर के साथ यहाँ आई, उससे कुशल किया, उसे झूठी आशाएं दिलाई और अब उसे मुगलते में डाले हुए हैं। तुम इसे अनुचित तो नहीं समझते? तुम्हारी दृष्टि में मैं कलिंगिनी तो नहीं हूँ? विनय के पास इसका एक ही संभावित उत्तर था। सोफी का आचरण उसे आपत्तिजनक प्रतीत होता था। उसे देखते ही उसने इस बात का ऐसे रूप प्रकट किया कि इस समय उस भाव को प्रकट ना कर सका। वह कितना बड़ा अन्याय होता, कितनी घोर निडरता। वह जानता था कि सोफी ने जो कुछ किया वह एक धार्मिक तत्व के अधीन होकर वह उसे ईश्वरीय प्रेरणा समझ रही थी। अगर ऐसा न होता तो शायद अब तक वह हताश हो गई होती। ऐसी दशा में कठोर सत्य वज्रपात के समान होता। श्रद्धापूर्ण तत्परता से बोली, सोफी, तुम यह प्रश्न करके अपने उत्तर और
उससे अधिक मेरे ऊपर अन्याय कर रही हो। मेरे लिए तुमसे अब मैं त्याग किए हैं। समान समृष्टि सिद्धांत एक ही का परवाह नहीं। संसार में मुझसे बढ़कर कृतज्ञ और कौन प्राणी है जो मैं इस अनुराग का निरादर करूं। यह कहते कहते रुक गया। सोफी बोली, कुछ और कहना चाहते हो? रुक क्यों गए? यही ना कि तुम्हें मेरा कलर के साथ अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मुझे निराशा हो जाएगी कि मैं मिथ्याचरण में तुम्हारे कुछ उपकार नहीं कर सकती, उस दिन मैं कलर को पैरों से ठुकरा दूंगी। इसके बाद तुम मुझे प्रेम योगिनी के रूप में देखोगे, जिसके जीवन में एकमात्र उद्देश्य होगा तुम्हारे ऊपर समर्पित हो जाना। इसी के साथ हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग 20वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग चैप्टर 20 शुरू करते हैं। मिस्टर कलक ने मोटर से उतरते ही अलदली से हुक्म दिया। डिप्टी साहब ने फौरन हमारा सलाम दो। नाजिर अलमद और अन्य कर्मचारी को भी यह तलब किया गया कि सबके सब घबराए। यह आज असमय क्यों तब्दीली हुई? कोई गलती तो नहीं पकड़ी गई? किसी ने रिश्वत की शिकायत तो नहीं कर दी? बेचारों के हाथ पांव फूल गए। डिप्टी साहब बिगड़े, मैं कोई साहब की जाति नौकर नहीं हूँ कि जब चाहा तलब कर दिया। कचहरी के समय के भीतर जितनी चाहे बार चाहे तलब करे। लेकिन यह कौन सी बात है कि जब जी में आया सलाम भेज दिया, इरादा किया ना चलूं, पर इतनी हिम्मत कहाँ कि साफ साफ इनकार कर दे। बीमारी का बहाना करना चाहा, मगर अलदली ने कहा, हुक्म इस वक्त ना चलेंगे तो साहब बहुत नाराज होंगे। कोई बहुत ज़रूरी काम है, तभी तो मोटर से उतरने ही को आपको सलाम दिया। आखिर डिप्टी साहब को मजबूर होना पड़ा। छोटे अमलों ने जरा भी चूर न की। अलदली की सूरत देखते ही हुक्का छोड़ा, चुपके से कपड़े पहने, बच्चों को दिलासा दिया और हकीम के हुक्म का अकाल मृत्यु समझते हुए गिरते पड़ते बंगले पर आ पहुंचा। साहब के सामने आते ही डिप्टी साहब का सारा गुस्सा उड़ गया। इशारे पे दौड़ने लगे। मिस्टर कलक ने सूरदास की जमीन की मिसाल मंगवाई और बड़े गौर से पढ़वाकर सुना। तभी डिप्टी साहब ने राजा महेंद्र कुमार के नाम का एक परवाना लिखवाया, जिसका आशय यह था कि पांडेपुर में सिगरेट के कारखाने के लिए जो जमीन ली गई उस पर धारा के उद्देश्य के विरुद्ध है। इसीलिए मैं अपनी अनुमति वापस लेता हूँ। मुझे इस विषय में धोखा दिया गया है कि एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग किया गया है। डिप्टी साहब ने दबी जबान से शंका की, हुजूर अब आपको वह हुक्म मनसूख करने का भी मजाज है नहीं, क्योंकि सरकार ने उसका समर्थन कर दिया। मिस्टर कलक ने कठोर स्वर से कहा, हामी सरकार है, हमने वह कानून बनाया है, हमको सब अधिकार है। आप अभी राजा साहब का परवाना लिख दो, कल लोकल गवर्नमेंट को उसकी नकल भेज दीजिएगा। चाहे जिले में मालिक हम हैं, सूखे की सरकार नहीं। यहाँ बवला हो जाएगा तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। सूखे का सरदार यहाँ न आएगी। अमले थर्रार उठे, डिप्टी साहब को कोसने लगे। ये अब क्यों बीच में बोलते हैं? एक अंग्रेज हैं, कहीं गुस्से में आकर मार बैठे तो उसका क्या ठिकाना। जिले का बादशाह है, जो चाहे करे, आपसे अपने से क्या मतलब। डिप्टी साहब की छाती भी धकारने लगी। फिर जवान ना खुली। परवाना तैयार हो गया। साहब ने उसे पर हस्ताक्षर किया। उसी वक्त एक अलदली साहब राजा साहब के पास परवाना लेकर पहुंचा। डिप्टी साहब वहां आ बैठे तो मिस्टर जॉन सेवक को इस हुक्म का सूचना दे दी। जॉन सेवक भोजन कर रहे थे। यह समाचार सुना तो भूख गायब हो गई। बोले, यह मिस्टर कलक को क्या सूझी? मिस्टर सेवक ने सोफी की और तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा, तूने इनकार तो नहीं कर दिया? हुजूर, कुछ गोल माल किया है। सोफिया ने सिर झुकाकर कहा, बस आपका गुस्सा मुझ ही पर रहता है। जो कुछ कहती हूँ मैं ही करती हूँ। ईश्वर सेवक मुझ प्रभु मसीह इस गुनहगार को अपने दामन में छिपा
मैं आखिर कब तक मना करता कि बुढ़े की ज़मीन मत लो, मगर कौन सुनता। दिल में कहते होंगे यह तो सठिया गया है, पर यहाँ दुनिया देखे हुए हैं। राजा डर कर कलर के पास आया होगा। प्रभु सेवक, मेरी भी यही विचार है। राजा साहब ने स्वयं मिस्टर कलक से कहा होगा। आजकल उसका शहर में निकलना मुश्किल हो गया है। अंधे ने सारे शहर में हलचल मचा दी है। जॉन सेवक, मैं तो सोच रहा हूँ कल शांति रक्षा के लिए पुलिस का जवान मंगाऊंगा। इधर यह गुल खिला, कुछ बुद्धि काम नहीं करती कि क्या बात हो गई। प्रभु सेवक, मैं तो समझता हूँ हमारे लिए इस जमीन को छोड़ देना ही बेहतर होगा। आज सूरदास ना पहुँच जाता तो वो नाम का कुशल ना थी। हजारों रुपये का सामान खराब हो जाता। जब यह उपद्रव शांत होने वाला नहीं है। जॉन सेवक ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर उस अंधे के पास चले और उसके पैरों में सिर झुकाएं। आज उसने डर से जमीन छोड़ दूँ, कल चमड़े की आहट तोड़ दूँ, परसों यह बंगला छोड़ दूँ, इसके बाद मुँह छिपाकर यहाँ से कहीं चली जाऊँ। क्यों? यही सलाह है ना? फिर शांति ही शांति है, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा। यह सलाह तुम्हें मुबारक रहे। संसार शांति भूमि नहीं, समर भूमि है। यहाँ वीरों की पुरुषार्थियों का विजय होता है, निर्बल और कायर मारे जाते हैं। मिस्टर क्लर्क और राजा महेंद्र कुमार की हस्ती ही क्या है। सारी सरकार भी अब इन जमीन को मेरे हाथों से नहीं छीन सकती। मैं सारे शहर में हलचल मचा दूंगा, सारे हिंदुस्तान को हिला डालूंगा। अधिकारियों का स्वेच्छाचारिता में यह मिसाल देश की सभी अधिकारियों को स्वेच्छाचारिता का यह मिसाल देश की सभी पात्रों में उद्धांत हो जाएगी। कौंसिलों की सभाओं ने एक नहीं सशस्त्र कंठों से घोषित की जाएगी और उसकी प्रतिध्वनि अंग्रेज पार्लियामेंट तक भी पहुंचेगी। यह स्वजातीय उद्योग का व्यवसाय का प्रश्न है। इस विषय में समस्त भारत के रोजगार ही क्या हिंदुस्तान और क्या अंग्रेज मेरे सहायक होंगे, और गवर्नमेंट कोई इतनी बुद्धि नहीं है कि वह व्यवसायियों को सम्मिलित ध्वनि पर कान बंद कर ले। यह व्यापार राज्य के युग है। यूरोप में बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य पूंजीपतियों के इशारे से बनते बिगड़ते हैं। किसी गवर्नमेंट का साहस नहीं कि उसकी इच्छा के विरोध करे। तुमने मुझे समझा क्या है? वह नरम चारा नहीं हूँ जिसे क्लर्क और महेंद्र खा जाए। प्रभु सेवक तो ऐसे सिर पिटाए फिर जवान ना खोली, धीरे से उठकर चले गए। सोफिया भी एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गई, फिर सोचने लगी, अगर पापा ने आंदोलन किया भी तो उसका नतीजा कहीं बरसों से निकलेगा, और यही कौन कह सकता है कि क्या नतीजा होगा। अभी से उसकी क्या चिंता। उसके गुलाबी होठों पर विजय गर्व की मुस्कुराहट दिखाई दी। उस समय वह इंदु के चेहरे पर उड़ता हुआ रंग देखने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकती है। काश मैं वहाँ मौजूद होती, देखती तो इंदु के चेहरे पर कैसी छिप है। चाहे सदैव के लिए नाता टूट जाता, पर इतना जरूर कहती, देखा अपने राजा साहब का अधिकार और बल, इसी पर कितनी इतराती थी। किंतु क्या मालूम था कि क्लर्क इतनी जल्दी करेगा। भोजन करके वह अपने कमरे में गई तो रानी इंदु के मानसिक संताप की कल्पनातीत आनंद उठाने लगी। राजा साहब बदस्वास चेहरे का रंग उड़ा हुआ आकर इंदु के पास बैठ जाएंगे। इंदु देवी लिफाफा देखेंगी, आंखों पर विराजमान न आएगा, फिर रोशनी तेज करके देखेगी, तब राजा की आंखों पूछेगी, आप व्यर्थ इतने हीन होते हैं, आप अपनी और से शहर में डुबकी पिटवा दीजिए। हमने सूरदास की जमीन सरकार से लड़कर वापस दिला दी। सारे नगर में आपके न्याय की धूम मच जाएगी। लोग समझेंगे आपकी लोकमत की सम्मान किया है। खुशामंदी टट्टू कहीं की चाल की विलियम की उल्लू बनाना चाहता था, ऐसी मुंह में खाई की याद ही करेगा। खैर, आज नहीं तो कल परसों नरसों कभी तो इंदु देवी से मुलाकात होगी ही। कहाँ तक मुँह छिपाएगी। यह सोचते सोचते सोफिया मेज पर बैठ गई और उस वृत्तांत का एक परसहंस लिखने लगी। ईर्ष्या की कल्पना शक्ति उर्वर हो जाती है। सोफिया ने आज तक कभी परसहंस ना लिखा था, किंतु उस
समय ईर्ष्या का उद्धार से उसने 1 घंटे के अंदर 4 दृश्यों का एक विनयपूर्व ड्रामा लिख डाला था। ऐसी ऐसी चोट रख करने वाली अंत्योक्तियाँ के हृदय में चुटकियाँ लेने वाली भक्तियाँ लेखनी से निकली कि उसे अपनी प्रतिभा पर स्वयं आश्चर्य होता था। उसे एक बार यह विचार हुआ कि मैं यहाँ यह क्या बेवकूफ़ कर रही हूँ। विनय पाकर परास्त शत्रु को मुँह चिढ़ाना परले सिरे से नीचता है। परल ईर्ष्या से उसने समाधान के लिए एक युक्ति ढूंढ निकाली। ऐसे कपटी, सम्मान लोलुप, विश्वासघातक प्रजा के मित्र बनकर उसकी गर्दन पर तलवार चढ़ाने वाले चपलूस राइसों को यही सजा है। उसने सुधार की एकमात्र साधन है जनता की निगाहों में गिर जाने का भय ही उसके सन्मार्ग पर ला सकता है। उपहास का भय ना हो तो शेर हो जाए, अपने सामने किसी को कुछ ना समझे। प्रभु सेवक मीठी नींद सो रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। सांसद सोफिया ने आकर जगाया। चौंक कर उठ बैठे और यह समझकर कि शायद इसके कमरे में चोर घुस आए हैं, द्वार की ओर दौड़े। गोदाम की घटना आंखें के सामने फिर गई। सोफी ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कहाँ भागे जाते हो? प्रभु सेवक, क्या चोर है? लालटेन जला दूं? सोफिया, चोर नहीं, जरा मेरे कमरे में चलो, तुम्हें एक चीज़ सुनाऊं, अभी लिखी है। प्रभु सेवक, बाबा, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। फिर सवेरा ना होता? क्या लिखा है? सोफिया, एक परहसन लिखी है। प्रभु सेवक, परहसन? कैसा परहसन? तुमने परहसन लिखने का कब से अभ्यास किया? सोफिया, आज ही, बहुत जब्त किया है, सवेरे सुनाऊंगी। पर ना रहा गया। प्रभु सेवक सोफिया के कमरे में आए और एक ही क्षण में दोनों के ठट्टे मार मार कर हंसना शुरू किया। लिखते समय सोफिया ने जिन वाक्यों में जरा भी हंसी न आई थी, उन्हीं को पढ़ते समय उसकी हंसी रोकी ना रुकती थी। जब कोई हंसने वाला बात आ जाती तो सोफी पहले ही उस पे हंसती। प्रभु सेवक मुंह खोले हुए उनकी ओर ताकता। बात कुछ समझ में ना आती, मगर उसकी हंसी पर हंसता और ज्यों ही बात समझ में आ जाती, हार से ध्वनि और भी प्रचंड हो जाती। दोनों के मुख अशक्त हो गए, आंखों में पानी बहने लगा, पेट में बल पड़ गए, यहाँ तक कि जबड़ों की दर्द होने लगा। पर हसन के समाप्त होते होते टट्टे की जगह खांसी ने ले ली। हैसियत थी कि दोनों तरफ से द्वार बंद थे, नहीं तो वह निस्समता में सारा बंगला हिल जाता। प्रभु सेवक नाम भी खूब रखा था, राजा मुझेंद्र सिंह। महेंद्र और मुझेंद्र की तुक मिलती है। पिली साहब की हंटर खाकर मुझेंद्र सिंह का झुक झुक कर सलाम करना खूब रहा, कहीं राजा साहब जहर न खा ले। सोफिया, ऐसा हयादार नहीं है। प्रभु सेवक, तुम प्रहसन लिखने में निपुण हो। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने कमरे में सोए। सोफिया प्रातःकाल उठी और मिस्टर कलर का इंतजार करने लगी। उसे विश्वास था कि वह आते ही होंगे। उसने सारी बातें स्पष्ट रूप से मालूम होगी, अभी तो केवल अफवाह सुनी है। संभव है कि राजा साहब घबराए हुए उसके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए आए हो, लेकिन 8 बज गए और कलर का कहीं पता ना था। वह भी तड़के के ही आने के लिए तैयार थे, पर आते हुए छिपते थे कि कहीं सोफिया यह न समझे कि इस जरा सी बात पर मुझ पर एहसान जताने आए हैं। इससे अधिक भय यह है कि वहाँ के लोगों का क्या मुंह दिखाना, या तो मुझे देखकर लोग दिल ही दिल में जलेंगे या खुमा खुल्ला दोषारोपण करेंगे। सबसे ज़्यादा क्षोभ ईश्वर सेवक का था कि कहीं वह दृष्टि पापी शैतान कफीर ना कह बैठे। बुद्ध आदमी है, उनकी बातें का जवाब ही क्या। इन्हीं कारणों से वह आते हुए हिचकिचाते थे और दिल से मना रहे थे कि सोफिया ही इधर आ निकले। 9 बजे रात कलर का इस इंतजार करने के बाद सोफिया अधीर हो उठी। इरादा किया मैं ही चलूं कि सहसा मिस्टर जॉन सेवक आकर बैठ गए और सोफिया की क्रोधान्वित नेत्रों से देखकर बोली, सोफी, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। सोफिया, मैंने क्या किया? मैं आपका आशय नहीं समझती। जॉन सेवक, मेरा आशय है कि तुम्हारी यह दुष्प्रेरणा से मिस्टर कलर का अपना पहला हुक्म रद्द किया है। सोफी, आपको भ्रम है। जॉन सेवक, मैंने बिना प्रमाण के आज तक किसी पर दोषारोपण नहीं किया है। मैं अपनी इंदु देवी से मिलकर आ रहा हूँ
उसने अपने प्रमाण दिए हैं, यह तुम्हारी करतूत है। सोफिया, सबको विश्वास है कि इंदु ने मुझ पर यह इल्ज़ाम रखा है, वह ठीक है। जॉन सेवक, उसे असत्य समझने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। सोफिया, उसे सत्य समझने के लिए यदि इंदु का वचन काफ़ी है तो उसे असत्य समझने के लिए मेरा वचन क्यों काफ़ी नहीं है? जॉन सेवक, सच्ची बात विश्वास से उत्पन्न होती है। सोफिया, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी बातों पर नमक मिर्च नहीं लगा सकती, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इंदु ने हमारे और विलियम के बीच में ड्रेस डालने के लिए यह स्वांग रचा है। जॉन सेवक ने भर्म में पड़कर कहा, सोफी, मेरी तरफ देखकर क्या तू सच कह रही है? सोफिया ने लाख यत्न किए पर पिता की ओर निशंक दृष्टि से देखें, किंतु आंखें आप ही आप झुक गई। मनोवृत्ति प्राणी की दूषित कर सकती है, आंखें पर उसका जोर नहीं चलता। जिन्हा चाहे निशब्द हो जाए पर आंखें बोलने लगती है। मिस्टर जॉन सेवक ने अपनी लज्जा पड़ित आंखें देखी और सूत्रा होकर बोले, आखिर तुमने क्या समझकर ये कांटे बोए? सोफिया, आप मेरे और से अन्याय कर रहे हैं। आपको विलियम ही से उसका स्पष्टीकरण कराना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य कहूँगी कि सारे शहर में बदनाम होने से अच्छा उपेक्षा मैं आपकी ज़मीन आपके अधिकार से निकाल जाना कहीं अच्छा समझती हूँ। जॉन सेवक, अच्छा, मैं तो मेरी नेक नामी के लिए यह चाल चली है। तुम्हारा बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन यह विचार तुम्हें बहुत देर से हुआ। ईसाई जाति यहाँ केवल अपने धर्म के कारण इतनी बदनाम है कि उनसे ज़्यादा बदनाम होना असंभव है। जनता का बस चले तो आज हमारे सारे गिरजाघर मिट्टी के ढेर हो जाए। अंग्रेज़ों के लोगों इतनी चिढ़ नहीं है। वे समझते हैं कि अंग्रेज के रहन सहन और आचार व्यवहार सब जातीय है, उनके देश की जाति के अनुकूल है। लेकिन जब कोई हिंदुस्तानी चाहे तो वह किसी का हो, अंग्रेज आचरण ऐसे करने लगता है तो जनता उसे बिल्कुल नया गया गुजरा समझ लेती है। वह भलाई या बुराई के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उससे कहीं भी सत्कार्य का आशा नहीं है। उसके कुकर्मों पर कभी किसी को आश्चर्य नहीं होता। मैं यह कभी न मानूंगा कि तुमने एक सामान्य रक्षा के लिए यह प्रयास किया है। तुम्हारा उद्देश्य केवल मेरे व्यापारिक लक्ष्यों का सर्वनाश करना है। धार्मिक विवेचनाओं में तुम्हारी लक्ष्यों का सर्वनाश करना है। धार्मिक विवेचनाओं में तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि का डवाडोल कर दिया है। तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है कि त्याग और परोपकार केवल एक आदर्श है। कवियों के लिए भक्तों के मनोरंजन के लिए, उपदेशकों की वाणी को अलंकित करने के लिए। मसीह बुद्ध का मूसा के जन्म लेने के समय अब नहीं रहा। धन ऐश्वर्य निहित होने पर भी मानवीय इच्छाओं का स्वांग है और रहेगा। खुदा के लिए तुम मुझ पर आने का धर्म सिद्धांतों की परीक्षा मत करो। मैं तुमसे नीति और धर्म का पाठ नहीं कराना चाहता। तुम समझती हो खुदा ने न्याय, सत्य और दया तुम्हारे में इज्जतदार बना दिया है और संसार में जितने धनी मानी पुरुष है सबके सब अन्यायी, स्वेच्छाचारी और निर्दय है। लेकिन ईश्वरीय विधानता का कायर होकर भी तुम्हारा विचार है कि संसार की समानता और विषमानताओं के कारण केवल मनुष्य और स्वार्थ प्रियंता है, तो मुझे कहीं यही कहना पड़ेगा कि तुमने धर्म ग्रंथों के अनुशील आंखें बंद करके किया है, उसका आशय नहीं समझा। तुम्हारे इस पर व्यवहार से जितना दुख हो रहा है कि उससे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। और यद्यपि मैं कोई वली या फकीर नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, कभी कभी तुम्हें प्रीत दोष का खमियाजा उठाना पड़ेगा। अहित कमाना क्रोधा के पराकाष्ठा है, उसका फल तुम ईश्वरीय से पाओगे। वह बाकी कृपान और भाले से ज़्यादा घातक होता है। जब हम समझते हैं कि किसी दुष्कर्म के दंड देना के लिए भौतिक शांति काफ़ी नहीं है, तब हम आध्यात्मिक दंड का विधान करते हैं। उसका न्यून कोई दंड हमारे संतोष के लिए काफ़ी नहीं होता। जॉन सेवक के कोसने को सुनाकर उठ गए, किंतु सोफिया को इस दुर्वचनों का लेस मात्र भी दुख न हुआ। उसने यह त्रिंच भी इंदु ही
के खाते के दर्जे किया और प्रतिहिंसा के और उग्र रूप धारण किया और निश्चय किया कि इस प्रहास में आज ही प्रकाशित करूंगी। अगर एडिटर ने ना छापा तो स्वयं पुस्तकालय में छपाऊंगी और मुफ्त बांटूंगी। ऐसे कली लग जाएगी, फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक मुंह ना दिखा सके। ईश्वर सेवक ने जॉन सेवक की कठोर बातें सुनी तो बहुत नाराज हुए। मिसेस सेवक को भी यह व्यवहार बुरा लगा। ईश्वर सेवक ने कहा, न जाने तुम्हें अपने हानि लाभ का ज्ञान कब होगा। बनी हुई बात का निभाना मुश्किल नहीं है। तुम्हें इस अवसर पर अपने धैर्य और गंभीरता के काम लेना के लिए जितनी क्षति हो चुकी है उसकी पूर्ति हो जाए। घर में एक कोना गिर पड़े तो सारा घर गिरा देना बुद्धिमानता नहीं है। जमीन की तो ऐसी कई तब्दील सोचा फिर उस पर कोई तुम्हारा कब्ज हो, यह नहीं कि जमीन के साथ तुम्हारी मान मर्यादा भी खो बैठे। जाकर राजा साहब को विनय क्लर्क के फैसले को अपील करने का तैयार करो और क्लर्क से अपना मेलजोल बनाए रखो। यह समझ लो कि उसने तुमसे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। सोफी को बरहम करके तुम क्लर्क को अन्याय अपना शत्रु बना रहे हो। हकीमों तक पहुँच रहोगी तो ऐसी कितनी ही ज़मीनें मिलेगी। प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छिपाकर यह संकट को टालो। मिसेस सेवक, मैं तो इतने मन्नतों से उसे यहाँ लाई और तुम सारे ये थराई पर पानी फेर देते हो। ईश्वर सेवक, प्रभु मुझे आसमान की बात सारत दे। अगर यही मान लिया जाए कि सोफी के इशारे की बात हुई तो हमें कोई शिकायत ना होनी चाहिए, बल्कि हमारे दिल में तो उसका सम्मान और बढ़ गया है। उसे खुदा की सच्ची रोशनी प्रदान की है। उसने भक्ति और विश्वास का बरकत की है। उसने जो कुछ किया है उसका प्रशंसा ना करना न्याय का गला घोटना है। प्रभु मसीह से अपने से दीन दुखी प्राणियों पर बलिदान कर दिया है। दुर्भाग्य से हमने उतनी श्रद्धा नहीं। हमें अपना स्वार्थपरकता का लज्जित होना चाहिए। सोफी के मनोभाव को उपेक्षा करना उचित नहीं। पापी पुरुष किसी साधु को देखकर दिल में शर्माता है, वह उससे वैर नहीं ठानता। जॉन सेवक, यह न भक्ति है न धर्मानुराग, केवल दुरारोप का दृश्य है। ईश्वर सेवक ने इसका कुछ जवाब न दिया। अपनी लकड़ी टेकते हुए सोफी के कमरे में आए और बोले, बेटी, मेरे आने से तुम्हारा कोई हरज तो नहीं? सोफिया, नहीं, आइए बैठिए। ईश्वर सेवक, यीशु इस गुनाहगार को इनाम की रोशनी दे। अभी जॉन सेवक ने तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कहा है, उन्हें क्षमा करो। बेटी, दुनिया में खुदा की जगह अपनी पिता ही होता है। उनकी बातों को बुरा न मानना चाहिए। तुम्हारे ऊपर खुदा का हाथ है, खुदा ही बरकत का है। तुम्हारे पिता का सारा जीवन स्वार्थ सेवा में गुजरा है और अब भी उसी का उपासक है। खुदा से दुआ करो और उससे हृदय का अंधकार ज्ञान का दिव्य ज्योति से दूर कर दे। जिन लोगों से हमारे प्रभु मसीह नाना प्रकार का कष्ट दिए थे, उसके विषय में प्रभु ने कहा था, खुदा उनके मुआफ कर। वे उन्हें नहीं जानते कि हम क्या कहते हैं। सोफी, मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे पापा की बातों का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन वह मुझ पर मिथ्या दोष लगाते हैं। हिंदू की बातों के सामने मेरी बातों को कुछ समझते ही नहीं। ईश्वर सेवक, बेटी, यह उनकी भूल है, मगर तुम अपने दिल से उनकी क्षमा कर दो। सांसारिक प्राणियों में इतनी निंदा की गई है, पर न्याय से देखो तो वे कितनी दया का पात्र है। आखिर आदमी जो कुछ कहता है अपने बाल बच्चों के लिए कहता ही है, उनकी सुख और शांति के लिए। उन्हीं को संसार का वर्ग दृष्टि से बचाने के लिए निंदा अपमान सब कुछ सह सकता है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा और धर्म को भी वह अर्पित कर देता है। ऐसी दशा में जब वह देखता है कि जिन लोगों के हित के लिए मैं अपना रक्त और पसीना एक कर रहा हूँ तो वह मुझसे विरोध कर रहे हैं, तो वह झुंझला जाता है। तब उसे सत्य का विवेक नहीं रहता। देखो, क्लर्क ने भूलकर भी इन बातों का जिक्र ना करना, नहीं तो आपस में मनोमलिन बढ़ेगा। वचन देती हूँ। ईश्वर सेवक जब उठकर चले गए तो प्रभु सेवक ने आकर पूछा, तुम्हें प्रसन्न कहाँ भेजा? सोफिया, अभी तो नहीं भेजा। क्या भेज ही दूँ?
प्रभु सेवक जरूर जरूर मज़ा आ जाएगा, सारे शहर में धूम मच जाएगी। सोफिया जरा 1-2 दिन देख लूँ। प्रभु सेवक शुभ कार्य में विलम्ब ना करना चाहिए, आज ही भेजो। मैंने भी आज अपनी कथा समाप्त कर दी है, सुनाओ। सोफी हाँ पढ़ो। प्रभु सेवक ने अपनी कविता सुनानी शुरू की। एक एक शब्द करुण रस का सरोवर था। कथा इतनी दर्दनाक थी कि करुण रस में सरोवर था। कथा इतनी दर्दनाक थी कि सोफी की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। प्रभु सेवक भी रो रहे थे। क्षमा और प्रेम के भाव एक एक शब्द में उसकी भांति टपक रहे थे, जैसे आंखें में आंसुओं की बूंदें। कविता समाप्त हो गई तो सोफी ने कहा, मैंने कभी अनुमान भी ना किया था कि तुम इतनी रस का आश्वासन इतनी कुशलता से करा सकते हो। जी चाहता है तुम्हारी कलम चूम लूं। उफ, कितनी अलौकिक क्षमा है। बुरा ना मानना, तुम्हारी रचना मुझसे कहीं ऊंची है। ऐसे पवित्र कोमल और ओजस्वी भाव तुम्हारी कलम में कैसे निकल आते हैं। प्रभु सेवक उसी तरह जैसे कितने हास्य उत्पन्न और कर्मनाक तुम्हारी कलम से निकले। तुम्हारी रचना मुझसे कहीं नीची है। सोफी, मैं क्या और मेरी रचना क्या तुम्हारा एक एक छंद बलि जाने के योग है। वास्तव में क्षमा मानवीय भावों में सर्वोपरि है। दया का स्थान इतना ऊंचा नहीं। दया वह दाना है जो पोली धरती पर उगता है, उसके प्रतिकूल क्षमा का वह दाना है जो कांटों से उगता है। दया वह धारा है जो समतल भूमि से बहता है। क्षमा कंकड़ों और चट्टानों को बहने वाली दया है। दया का मार्ग सीधा और सरल है, क्षमा का मार्ग टेढ़ा और कठिन है। तुम्हारा एक एक शब्द हृदय में चुभ जाता है। आश्चर्य है, तुमने क्षमा का लेस भी नहीं है। प्रभु सेवक, सोफी, भाव के सामने आंचलिक का भी महत्व नहीं है। कभी का कर्म क्षेत्र सीमित होता है, पर भाव क्षेत्र अत्यंत और अपार है। उसी प्राणी का तुच्छ मत समझो जो सत्य और निवृत्ति का राग अपलता हो और स्वयं कोड़ियों पर जाने देता हो। संभव है कि उसकी वाणी कभी महान पापी के हृदय में जा पहुंची। सोफी, उसके वचन और कर्म पर इतना अंतर हो, उसी किसी और का नाम से पुकारना चाहिए। प्रभु सेवक, नहीं सोफी, यह बात नहीं। कवि के भाव बतलाते हैं कि यदि उसे अवसर मिलता तो वह क्या कुछ हो सकता था। अगर वह अपने भाव को उत्तेजना को ना प्राप्त कर सका और वह उसका केवल यह है कि परिस्थितियों उसके अनुकूल ना थी। भोजन का समय आ गया। उसके बाद सोफी ने ईश्वर सेवक को बाइबल सुनाना शुरू किया। आज ही भांति विनीत और शिष्ट वह कभी ना हुई थी। ईश्वरीय सेवक का ज्ञान पिपासा उसकी चेतना को दबी हुई थी। निर्दयावस्था ही उसकी आंतरिक जागृति की थी। कुर्सी पर लेटे हुए वह खराटे ले लेकर आंतरिक देव ग्रंथ का श्रवण करते थे, पर आश्चर्य यह था कि पढ़ने वाला उन्हें निर्ता मग्न समझकर जो ही चुप हो जाता, वह तुरंत बोल उठते, हाँ पढ़ो, चुप क्यों हो गए, मैं सुन रहा हूँ। सोफी को बाइबिल का पाठ करते करते संध्या हो गई तो उसका गला छूटा। ईश्वर सेवक बाग में टहलने गए और उसने प्रभु सेवक की सोफी का गपशप करने का मौका मिली। सोफी, बड़े पापा एक बार पकड़ पाते हैं तो फिर गला नहीं छोड़ते। सोफी सेवक, मुझसे बाइबिल पढ़ने को नहीं कहते, मुझसे तो क्षण भर भी वहाँ ना बैठा जाए। तुम न जाने कैसे बैठे पढ़ती रहती हो। सोफी, क्या करो, उन पर दया आती है। प्रभु सेवक, बना हुआ है, मतलब की बात पर कभी नहीं चूकता। वो यह सारी भक्ति केवल दिखाने की है। सोफी, यह तुम्हारा अन्याय है, उसमें और चाहे कोई गुण ना हो, पर प्रभु सेवक पर इतनी दृढ़ विश्वास है। चलो कहीं सैर करने चलते हैं। प्रभु सेवक, कहाँ चलोगी? चलो यही हैज के किनारे बैठकर कुछ काव्य चर्चा करें। मुझे तो इससे ज़्यादा आनंद और किसी बात में नहीं मिलता। सोफी, चलो पांडेपुर की तरफ चले, कहीं सूरदास मिल गया तो उसी की खबर सुनाएंगे। प्रभु सेवक फूला न समाएगा, उछल पड़ेगा। सोफी, जरा साहब पा जाए तो इस राजा का शहर से भागकर ही छोड़े। दोनों ने सड़क में आकर एक तांगा किराए पर किया और पांडेपुर चले। सूर्यास्त हो चुका था। कचहरी में आमले बगल में बस्ते दबाए भीरुता का स्वार्थ की मूर्ति बनी चले
आते थे, बंगलों में टेनिस हो रहा था, शहरों में शहीदे दिन दुनिया के बेखबर पान वाले की दुकान पर जमे थे, पनियों की दुकान में मजदूरों की स्त्रियां भोजन की सामग्री ले रही थी। तांगा बरना नदी के पुल पर पहुंचा था कि असमख्ता आदमी की एक भीड़ दिखाई दी। सूरदास खंजरी बजा बजा कर गा रहा था। सोफी ने तांगा रोक लिया और तांगे वाले से कहा, जाकर उस अंधों को बुला ला। एक क्षण में सूरदास लाठी टेकता हुआ आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सोफी, मुझे पहचानते हो सूरदास? सूरदास, हाँ, भला हुजूर ही को ही ना पहचानूंगा। सोफी, तुमने तो हम लोगों के सारे शहर में खूब बदनाम किया। सूरदास, फरियाद करने के सिवा मेरे पास और कौन बल था। सोफी, फरियाद का क्या नतीजा निकला? सूरदास, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। हकीमों ने मेरी जमीन मुझे दे दी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई काम तन मन से किया जाए और उस पर कुछ फल ना निकले। तपस्या से तो भगवान भी मिल जाते हैं। बड़े साहब का अल्तली ने कल रात ही मुझे यह हाल सुनाया। आज 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कल घर चला जाऊंगा। प्रभु सेवक मिस साहब ने भी बड़े साहब से यह कह सुनकर तुम्हारी जमीन दिलवाई है। इससे पिता और राजा साहब दोनों ही इससे नाराज हो गए हैं। इसकी तुम्हारे ऊपर बड़ी दया है। सोफी, प्रभु तुम बड़े पेट के हल्के हो। यह कहने से क्या फ़ायदा कि मिस साहब ने ज़मीन दिलवाई है, या तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सूरदास साहब, यह तो मैं उसी दिन जान गया था जब मिस साहब से पहले बातें हुई थी। मुझे उसी दिन मालूम हो गया था कि उसकी चिंता में दया का धर्म है, उसका फल भगवान को उसको देंगे। सोफी, सूरदास, यह मेरी सिफारिश का फल नहीं है, तुम्हारी तपस्या का फल है। राजा साहब को तुमने खूब छकाया, अब थोड़ी सी कसर और है। ऐसा बदनाम कर दो कि शहर में किसी को मुंह ना दिखा सके। इस्तीफा देकर अपने इलाके में रह ले। सूरदास, नहीं मिस साहब, यह खिलाड़ियों की नीति नहीं है। खिलाड़ी जीतकर हारने वाले खिलाड़ी को हंसी नहीं उठता, उसके गले मिलता है और हाथ जोड़कर कहता है, भैया, अगर हमसे खेल में तुमसे कोई अनुचित बात कही हो, तो कहीं अनुचित व्यवहार किया हो तो हमें माफ़ करना। इस तरह दोनों खिलाड़ी हंसकर अलग होते हैं, खेल खत्म होते हैं, दोनों मित्र बन जाते हैं, उसमें कोई कपट नहीं रहता। मैं आज राजा साहब के पास गया था और उससे हाथ जोड़ कर आया। उन्होंने मुझे भोजन कराया। जब चलने लगा तो बोले, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है, कोई शंका मत रखना। सोफिया, ऐसे दिल के साफ तो नहीं कि मौके पाकर अवश्य दगा करेंगे, मैं तुमसे कह देती हूँ। सूरदास, नहीं मिस साहब, ऐसा मत कहिए। किसी पर संदेह करने पर अपना चित्त मालिन होता है। वह विद्वान है, धर्मात्मा है, कभी दगा नहीं कर सकते, और जो दगा कर नहीं करेंगे वह कभी जो धर्म जाएगा। मुझे क्या, मैं फिर इसी का फरियाद करता रहूँगा। जिस भगवान ने अब की बार सुना है वही भगवान फिर सुनेंगे। प्रभु सेवक ने जो कोई मुकाबला खड़ा करके कैद करा दिया तो। सूरदास हंसकर, इसका फल उन्हें भगवान से मिलेगा। मेरा धर्म तो यही है कि मेरा कोई चीज़ पर हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ पकड़ लूँ, वो लड़े तो लड़ूँ और उस चीज़ के लिए प्राण तक दे दूँ। चीज़ मेरे हाथ आएगी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरा काम तो लड़ना है, और वह भी धर्म की लड़ाई लड़ना। अगर राजा साहब दगा भी करे तो उनसे दगा ना करूँगा। सोफिया, लेकिन मैं तो राजा साहब इतने बड़े सस्ते ना छोड़ूंगी। सूरदास, मिस साहब, आप विद्वान होकर ऐसी बातें करती है, इसका मुझे आश्चर्य है। आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। नहीं, आप हंस रही हैं, आपसे कहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतने में किसी ने पुकारा, सूरदास, चलो ब्राह्मण लोग आ गए हैं। सूरदास साथ ही टेकता घाट की ओर गया। तांगा भी चला। प्रभु सेवक ने कहा, चलिए मिस्टर कलक की तरफ। सोफिया ने कहा, नहीं, घर चले। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। सोफिया किसी विचार में मग्न थी। दोनों आदमी शीघ्र पहुँचे तो चिराग जल चुके थे। सोफी सीधो अपने कमरे में गई, मेज पर ड्रॉअर खोला, प्रहसन का हस्तलेप निकाला और टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में फेंक दिया। इसी के साथ हमारा 20वां अध्याय भी समाप्त होता है। आई होप दोस्तों यह अध्याय भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड ये उपन्यास भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा
हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वॉइस में क्या गलती है, क्या सही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चले। इसी के साथ लेती हूँ विदा। मिलती हूँ अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ।